हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी में। मैं ललित यादव अपनी 11th क्लास के एनसीईआरटी का अंतिम चैप्टर लेकर के आप सबके सामने हाजिर हूं। और चैप्टर का नाम आप सभी जानते ही हैं, संविधान का राजनीतिक दर्शन। 11th क्लास की एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है और बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट यूँ है क्योंकि इससे पहले हमने संविधान के बारे में ये तो जान लिया कि उसके प्रमुख प्रावधान क्या हैं, संस्थाएं क्या हैं, संविधान काम क्या करता है। लेकिन हमें संविधान का मूल भाव जानने की बहुत जरूरत है। संविधान का जो सैद्धांतिक पक्ष है, जो फिलोसफिकल पक्ष जो है, वो भी आपको जानने की आवश्यकता है। उसका जो दार्शनिक पहलू है उसको आपको जानने की आवश्यकता है कि आखिरकार संविधान बनाने के पीछे मूल भाव क्या था, मूल तत्व क्या थे। जो प्रमुख प्रमुख कॉन्सेप्ट हैं जैसे धर्मनिरपेक्षता या संघवाद, इस समानता, स्वतंत्रता, ये सब चीजें लाने के पीछे, भारत के संविधान में सम्मिलित करने के पीछे हमारे संविधान निर्माताओं का क्या दृष्टिकोण रहा था और किन किन चीजों से वो सारी चीजें प्रभावित हुई। इन सभी चीजों के बारे में एक बार जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसको जानेंगे तो आपको यूपीएससी के मेंस में आंसर लिखना बड़ा आसान हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ों को आप डिटेल में समझ पाएंगे। तो कुछ लंबी लंबी क्लासेस होंगी तो उसमें आपको ये पूरा चैप्टर बहुत डिटेल से लाइन बाय लाइन में कवर अप करवाऊंगा। और आप सभी को खबर बता देता हूं कि मेरे 30-30 घंटे के 2 मैराथन, महामैराथन है, जिसमें 6 से लेकर 10th तक की एनसीईआरटी मैंने कवर करवाई है, आंतरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन करवाया है, अपडेट करके कवर कराए हैं आज तक की घटनाओं के साथ। 22 घंटे की एक मैराथन है जो अंतरराष्ट्रीय संबंध की, वो भी मैंने कवर कराई है। ये सब यूट्यूब पर अवेलेबल है, जाकर के जरूर देखना। आपका एक बहुत बड़ा एरिया कवर होगा यहाँ से। और आने वाले कुछ समय में, हो सकता है हफ्ते भर के अंदर ही, एम लक्ष्मीकांत की भी आपको 30 घंटे की या 32 घंटे का एक महामैराथन मिलेगा। और 11th क्लास का भी एक महामैराथन आएगा जिसमें लगभग 60 घंटे की क्लास वो रहेगी। तो उसके लिए बने रहना, यूट्यूब पर देखते रहना। चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। जो नए दोस्त हैं, जो मुझे नहीं जानते, मैं उनको बता देता हूँ। मेरा नाम ललित यादव है। मैंने AA किया है लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान से, बीएड किया है, सीटेट क्वालिफाई है, एमफिल पीएचडी नेट क्वालिफाई है। मैं एक सोशल वर्कर हूँ। ललित यादव की पाठशाला मेरा एनजीओ है। अगर आपको मोटिवेशन चाहिए और आपको देखना है कि लाइफ में लोग कितना स्ट्रगल करके आगे बढ़ते हैं, जीवटता क्या होती है, जिंदगी की समस्याएं असली झेलने वाले लोग कौन हैं, उनको हम कैसे समाज में एकदम केवल अपने प्रयास से बदलाव ला सकते हैं उनका, तो आप जरूर देखना। अगर आप इंस्टा पर हैं, फेसबुक पर हैं, यूट्यूब पर हैं, तो ललित यादव की पाठशाला को जरूर सर्च करना। बेसिकली मैं कुछ बच्चों के लिए वर्क करता हूँ स्लम के। उनको कैसे हमने पिछले 6-7 साल में उनकी ज़िंदगी बदली है, वो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी तक मेरी 4 बुक्स पब्लिश हो चुकी हैं और पिछले 4 साल से मैं टीचिंग का काम कर रहा हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला, यहाँ पर आपको PDF जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको आप 5 मिनट के लिए ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि वो चीज़ अगर सुनेंगे तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएं। क्योंकि एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करने की ज़रूरत होती है, जो कि आपको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन वाले प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी, जो आपको घर बैठे बहुत अच्छी क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करता है। अगर आप अनअकैडमी पर एडमिशन लेते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो वहाँ पर अपने टीचर से लाइव डाउट क्लियर कर सकते हैं ऑन द स्पॉट। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस होती हैं, तो आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। एक लिमिटेड टाइम में बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है, रिवीजन भी हो जाता है। ऑल इंडिया लेवल पर टेस्ट दे सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, यानी कि एक ही क्लास में आपको लाइव और रिकॉर्डेड, एक ही कोर्स में एक सब्सक्रिप्शन लेंगे, उसमें लाइव भी क्लास मिल जाएंगी और रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएंगी। सब टीचर्स के नोट्स भी मिल जाएंगे, सारे टीचर्स की क्लासेस मिल जाएगी एक ही सब्सक्रिप्शन से। इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स यहाँ पर पढ़ाते हैं, मैं भी यहाँ पर हूँ, हम सभी की क्लासेस मिलेंगी। आपको करना क्या है, मोबाइल में अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से, फिर यूपीएससी सीएससी का गोल सेलेक्ट करना है, फिर ये ग्रीन कलर में जो आएगा गेट सब्सक्रिप्शन, इस पर आपको टच करना है, तो आपके सामने कोर्स स्ट्रक्चर ओपन हो जाएगा। 2 तरीके के कोर्स दिखेंगे, एक आइकोनिक, एक प्लस। आइकोनिक और प्लस में बहुत सारी चीज़ें एक जैसी ही हैं जो मैंने आपको बताया, जैसे सारे टीचर दोनों में वही हैं, क्लासेस भी वही होंगी, कोर्स का स्ट्रक्चर भी वही होगा, अनलिमिटेड एक्सेस भी वही रहेगी। आइकोनिक में आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है एक्स्ट्रा, कि वो वहाँ पर आपको पर्सनल कोच
प्रोवाइड कर दिया जाता है अनअकैडमी की तरफ से, जो आपको पर्सनली मेंटर करता चलता है एंड तक, आखिर तक, और वो आपको तैयारी को थोड़ा और ज़्यादा गतिशील बना देता है और गलतियां कम करने की जो है वो गलतियों की गुंजाइश को कम कर देता है। साथ ही मेंस की क्वेश्चन आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होती है डेली बेसिस पर, उससे आप मेंस में अच्छा स्कोर कर पाएंगे और एक अच्छा रैंक हासिल कर पाएंगे। आपके स्टडी पर नज़र रखी जाएगी, फीडबैक दिया जाएगा, ये सब आपको आइकॉनिक में मिलेगा। ये स्ट्रक्चर है, आपको जीएस का सब्सक्रिप्शन अलग से और ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन अलग से लेना पड़ता है। अगर आप दोनों कंबाइंड लेना चाहते हैं तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है, लेकिन उसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मेरे को मैसेज करना पड़ेगा, वहां पर एक लिंक दिया जाएगा, उस लिंक से ही आपको कॉम्बो सब्सक्रिप्शन मिलेगा, उसमें थोड़ा ज़्यादा डिस्काउंट रहता है। जीएस का सब्सक्रिप्शन जब भी लें तो आप 1 साल, 2 साल या 3 साल का ही कोर्स लें। अगर आपको केवल रिवीजन करना है तो 1 साल का लीजिए, अगर आप बिगिनर हैं तो आप 2 साल का लीजिए, अगर आप स्कूल में हैं और कॉलेज में हैं, पढ़ रहे हैं अभी 11th 12th या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है कॉलेज के, तो 3 साल का कोर्स लीजिएगा, क्योंकि इसमें कंप्लीट चीज़ें कवर हो जाती है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस। अब ये फीस जो है, इसमें डिस्काउंट आपको मैं दिलवा सकता हूँ 10% का, और उसमें आपको मेरी हेल्प रहेगी। अगर आप रेफरल कोड में LYLIVE ये अप्लाई करेंगे तो फीस में 10% का आपको डिस्काउंट हो जाएगा, और 10% डिस्काउंट के बाद 1 साल की फीस इतनी, 2 साल की और 3 साल की, ये आपकी फीस टोटल रहेगी। रेफरल कोड याद रखना है LYLIVE। 10% डिस्काउंट के साथ साथ मैं पर्सनली भी गाइड करूंगा, और मेरे सभी स्टूडेंट्स को मैं गाइड करता हूं पर्सनली। आपको मेरी गाइडेंस चाहिए, मेरे से कुछ जानकारी चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला, उसको ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर आपको मेरी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मिल जाएंगी, आप मेरे को कॉन्टैक्ट भी कर पाएंगे वहाँ से। ऐसे ही आइकॉनिक का कोर्स, इसमें भी 1, 2, 3 साल का ही कोर्स लेना आप, और रेफरल कोड में ये रेफरल कोड लगाना LYLIVE, ये रेफरल कोड लगाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट हो जाएगा, और मेरी भी पर्सनली गाइडेंस आपको मिलेगी, पूरी प्रॉपर पर्सनली मैं आपको गाइड करता हुआ चलूंगा। रेफरल कोड के बाद ये आपकी फीस रहेगी। रेफरल कोड ध्यान रखना है LYLIVE, आपकी सफलता का रेफरल कोड है। आपकी सफलता की जर्नी में हमें हम सफ़र बनाने का रेफरल कोड है, तो आपको ध्यान रखिएगा, अगर हम आपके साथ जुड़ते हैं तो आपकी सफलता का रास्ता थोड़ा आसान हो जाएगा और एक अच्छे पद पर जाने की उम्मीद आपकी बढ़ जाएगी। ऑप्शनल का कोर्स भी अलग से अवेलेबल है, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसको भी आप जब भी ज्वाइन करें तो 1 साल से कम का कोर्स नहीं ज्वाइन करना है, 1, 2 या 3 साल का ही कोर्स ज्वाइन कीजिएगा। इसमें भी आपको डिस्काउंट हो जाएगा, अगर आप रेफरल कोड में LYLIVE अप्लाई करेंगे तो 10% का डिस्काउंट सब में हो जाएगा, ठीक है। फीस जो होगी उससे 10% डिस्काउंट के बाद ये आपकी फीस रहेगी 1 साल, 2 साल और 3 साल की। ऐसे ही कॉम्बो कोर्सेज है, उसमें आपको नॉर्मली 10% होता है, कॉम्बो कोर्स में आपको 25% से भी ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप एक साथ ऑप्शनल और जीएस दोनों लेते हैं, ठीक है। तो उसमें भी आप रेफरल कोड में LYLIVE अप्लाई कीजिएगा तो आपको फीस में डिस्काउंट हो जाएगा। रेफरल कोड अप्लाई करना है LYLIVE, ठीक है। रेफरल कोड LYLIVE, फीस में डिस्काउंट हो जाएगा और मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा। इसके लिए कॉम्बो कोर्स के लिए आप मेरे को मेरे टेलीग्राम चैनल पर एक बार मैसेज कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल जो है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला, वहाँ पर आपको पूरी डिटेल कॉम्बो कोर्स की मैं भेज दूंगा, लिंक भेज देंगे, उस लिंक से आपका सब्सक्रिप्शन होगा। यहाँ पर 6 महीने बचे हैं प्रीलिम्स 2021 के लिए, तो उसकी तैयारी के लिए नए बैचेस अनअकैडमी पर प्रारंभ हो गए हैं, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, बाइलिंगुअल में भी। हर हफ्ते कोई ना कोई नया बैच आता है। 2022 और 2023 के लिए भी नए बैच स्टार्ट हो गए हैं, NCERT की क्लासेस के भी बैच स्टार्ट हो गए हैं, और हर हफ्ते एक नया बैच कोई ना कोई स्टार्ट जरूर होता है अनअकैडमी पर, तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं कभी भी। आइकॉनिक की फीस बढ़ने वाली है। ये जीएस के मेरे अगर आप देखोगे तो 3 ऑप्शनल मैं पढ़ाता हूँ, लोक प्रशासन, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र। इसके साथ साथ जीएस का एक बहुत बड़ा एरिया मैं इन्हीं चीज़ों से कवर करा देता हूँ। तो जब भी कोर्स ज्वाइन करें, ये रेफरल कोड याद रखना है LYLIVE। मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगा, क्योंकि आपकी सफलता में एक टीचर का बहुत बड़ा योगदान रहता है। अगर टीचर आपको पर्सनली गाइड करता है तो आपकी बहुत सारी समस्याओं को वो पहले ही होने से रोक सकता है, उनका समाधान बहुत बेहतर तरीके से कर सकता है। तो जब भी कोर्स ज्वाइन करें LYLIVE रेफरल कोड अप्लाई करें। ये टेलीग्राम चैनल है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला, इसको ध्यान रखना है, ज्वाइन कर लेना है। अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला, PDF भी आपको यहीं पर मिलेगी। जितनी भी PDF हैं 11th क्लास की या बाकी क्लासेस की, वो सब यहीं पर मिलेंगी।
चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। हाउस द जोश, कैसा है भाई जोश आप सभी का? हाउस द जोश, हाई जोश रखना है और हाई जोश के साथ बने रहना है। ठीक है, आप सभी के लिए जल्दी ही बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस आने वाली हैं जो आपको मिलेंगी। मेरी इससे पहले बहुत सारी मैराथन क्लासेस हो चुकी है, महा मैराथन, मेगा मैराथन। 6 से लेकर 10th क्लास की एनसीईआरटी का 30 घंटे का वीडियो आ चुका है। आपदा प्रबंधन और आंतरिक सुरक्षा का 30 घंटे का वीडियो आ चुका है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का 22 घंटे का वीडियो आ चुका है। सब यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप बस मेरा नाम डालना ललित यादव, आपको सारे मेरे वीडियोस मिल जाएंगे। एम लक्ष्मीकांत का वीडियो 32 घंटे का मिलेगा आपको, फिर एक 60 घंटे का। तो ये सारी क्लासेस मिलेंगी और 11th क्लास का भी लगभग 60 घंटे के करीब का एक वीडियो आपको मिलेगा जल्दी ही। तो वो सारे के सारे आप देख लेना यूट्यूब से। चलिए तो बात कर लेते हैं पहली चीज की। अब पूरी पुस्तक के अंदर जो पुरानी चीजें थी उनको एक बार रिवाइज करने की जरूरत है। जब हम इस बुक को देखते हैं तो अभी तक की पुस्तक में जो हमने 9वां चैप्टर पढ़ा, पहले से लेकर के 9वां चैप्टर जो हमने पढ़ा, तो उसमें हमने संविधान के कुछ प्रमुख प्रावधानों के ऊपर विचार विमर्श किया, उनका विश्लेषण किया और उनके बारे में ये जाना कि संविधान लागू होने के बाद से लेकर के वर्तमान तक, यानी कि लगभग पिछले 70 वर्षों में उन सभी चीजों ने, उन सभी प्रावधानों ने, उन सभी संस्थाओं ने किस तरीके से काम किया, किस प्रकार से काम किया, क्या क्या कमियां रहीं, क्या क्या विशेषताएं रहीं और उनको हम और बेहतर कैसे बना सकते हैं, ये सब अभी तक हम समझ चुके हैं। ठीक, हमने ये भी अध्ययन कर लिया कि संविधान कैसे बना। पहले चैप्टर से आपको मैंने बताया था कि संविधान बना कैसे, संविधान सभा ने कैसे काम किया, कितने विचार विमर्श हुए। इसके साथ साथ आपके मन में एक सवाल उठना चाहिए। जब आप 11th क्लास की पूरी बुक 9th चैप्टर तक पढ़ते हैं तो एक सवाल आपके मन में जरूर आना चाहिए, जो बुक में यहां पर भी लिखा गया है, कि क्या कभी आपके मन में यह सवाल उठता है कि ब्रिटिश शासन से आजादी हासिल करने के बाद राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के नेताओं ने संविधान को अंगीकार करने की जरूरत क्यों महसूस की? सिंपल सा है कि भाई हम ब्रिटिशर से तो आजाद हो गए थे, 1947 में तो भाई आजादी तो मिल ही गई थी, लेकिन आजादी मिलने के बाद हमने संविधान क्यों बनाया? क्या बिना संविधान के हमारे देश का शासन या कार्य नहीं चल सकता था? और अगर चल सकता था, नहीं भी चल सकता था, संविधान बनाने की जरूरत भी थी, तो संविधान को बनाने के पीछे का दार्शनिक पहलू क्या था, उसका आत्मा, उसकी मूल तत्व क्या था कि संविधान बनाया गया? यह सवाल आपके मन में होना चाहिए। यूपीएससी में भी इस तरीके से सवाल बनाया जा सकता है। सवाल डायरेक्ट यही लाइन सवाल पूछी जा सकती है, ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी में जो सिंपल लाइन लिखी रहती है, कई बार यूपीएससी डायरेक्ट उसको क्वेश्चन बना सकती है। अगर हम मान लीजिए इसको क्वेश्चन बनाए यूपीएससी की, तो सीधा सीधा सवाल ही आ जाएगा कि ब्रिटिश शासन से आजादी हासिल करने के बाद राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के नेताओं ने संविधान को अंगीकार करने की जरूरत को क्यों महसूस किया? आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए या आलोचनात्मक लेख लिखिए, आलोचनात्मक विवरण प्रस्तुत कीजिए। इस तरीके से सवाल बना दिया जाएगा। तो फिर उसमें आपका आंसर क्या रहेगा, यह समझते हुए इस पूरी क्लास को हम पढ़ेंगे। इस तरीके के प्रश्न का उत्तर देने के नजरिए से हम इस पूरी क्लास को देखेंगे कि यह मान लीजिए क्वेश्चन है, अब इसको हमें सोल्व करना है और एनालाइज करेंगे पूरी क्लास को। तो इस तरीके के सभी प्रश्न आपके हो जाएंगे। अब एक और प्रश्न आपके मन में जरूर आना चाहिए, जो एनसीईआरटी में भी लिखा कि उन्होंने, यहां पर उन्होंने का मतलब है नेता, जो हमारे स्वाधीनता आंदोलन के जो नेता थे, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका मतलब है उन्होंने से। उन्होंने खुद को और आने वाली पीढ़ियों को संविधान से बांधने का फैसला क्यों किया? जाहिर सा सवाल है कि भाई स्वतंत्रता दिलाई हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, तो उनका कद उस समय बहुत बड़ा था। अगर वो चाहते तो अपने आप को सबसे स्वतंत्र रख करके अपने आप को एक महत्वपूर्ण पद, अपने आप को फ्री या बहुत ज्यादा शक्तिशाली बना सकते थे, लेकिन उन्होंने वो रास्ता ना चुन करके उन्होंने अपने ऊपर भी सीमाएं लगा ली। और ना केवल अपने ऊपर, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ी थी जितनी भी, उन सभी पीढ़ियों के ऊपर भी कुछ सीमाएं बांध दी।
एक दायरा खींच दिया कि इस दायरे में रह करके ही हमें काम करना है, इस दायरे में रहकर ही हमें जीवन व्यतीत करना है। आखिरकार ऐसा उन्होंने क्यों किया होगा, यह भी सवाल है। इस सवाल को भी समझना चाहिए, आपको माइंड में आना चाहिए। तो वो जब इस तरीके के सवाल आपके दिमाग में आने लग जाएंगे तो उस समय समझ लीजिएगा कि आप बहुत गहराई से चीजों को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, विश्लेषण करने लग रहे हैं। और अगर सवाल दिमाग में उपजने शुरू होते हैं तो समझिए आप सफलता की ओर बढ़ने लग रहे हैं। कुछ चीजें नहीं समझ में आती, कोई बात नहीं, उसको दोबारा से रिवाइज कर लेना है, पढ़ लेना है। ये चैप्टर भी थोड़ा सा दार्शनिक पहलू के ऊपर है तो थोड़ा इसमें आपको कष्ट होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि वो कष्ट ना होने दिया जाए, थोड़ा आसानी से आप समझें। हमारी क्लास इसीलिए ही बेहतर मानी जाती है, इसीलिए फेमस भी है कि बहुत ही कठिन से कठिन, टफ से टफ कॉन्सेप्ट को हम बड़ी इजी लैंग्वेज में बड़ी आसानी से समझते हैं। और यूपीएससी में भी ऐसा ही होता है, आपको उत्तर जो है, आंसर जो है आसान लैंग्वेज में ही लिखना होता है। सवाल कठिन लैंग्वेज में होता है, उसको हमें सरल बनाना होता है बस। तो अगर वो कला जो आप हमारे साथ रेगुलर पढ़ोगे तो वो कला सीख जाओगे और वो आपको बहुत आगे सफलता की तरफ अग्रसर भी करेगी। अब इन सभी चीजों का जवाब देने के लिए पुस्तक में बताया कि बार बार आपका सामना संविधान सभा की बहसों से हुआ। ठीक है, अब पहले चैप्टर को याद कीजिए, संविधान क्यों और कैसे। उसी दौरान से ही हम बार बार ये सुनते आ रहे हैं कि इस मुद्दे पर संविधान सभा में बड़ी बहस हुई, फलाना मुद्दे पर बहुत ज्यादा बहस हुई, न्यायपालिका को लेकर बहस हुई, विधायिका को लेकर बहस हुई, स्थानीय शासन को लेकर के बहस हुई। यानी कि कोई भी काम हुआ उसके लिए संविधान सभा में बहुत बड़ा डिबेट हुआ, बहुत ज्यादा बहस हुई। स्टार्टिंग से ही सुनते आ रहे बार बार बहस। तो हमारे संविधान में जो ये बहस होने वाली है, इन बहसों का महत्व क्या रहा और ये बार बार हर चीज के लिए इतनी बहस क्यों की गई। आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि संविधान के अध्ययन के सिलसिले में संविधान सभा की बहसों की गहरी परीक्षा करना क्यों जरूरी है। बार बार जितना भी मुद्दा आया उसमें संविधान सभा में बहस की बात हो रही थी, तो आखिरकार क्यों जरूरी है कि संविधान सभा की बहस हम पढ़ें। आप में से बहुत सारे दोस्तों कह सकते हैं यार क्या यार 1946 से लेकर के 1950 तक इतनी लंबी जो संविधान सभा का जो हमारा कार्य पद्धति रही और हमारे संविधान जो लागू हुआ तब तक इतनी सारी बहस हुई, बातचीत हुई, वो उस समय हुई, हो गई, हम क्यों पढ़ें। वो चला गया, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में मिलकर लिखेंगे, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। आज का युवा तो ऐसे सोचता है, लेकिन ये चीज समझने की जरूरत है आपको कि हमारा वर्तमान हमारे भूतकाल पर टिका हुआ है। हमारे आज का अस्तित्व जो है वो हमारे भूतकाल की परिस्थितियों की ही देन है। और हमारा संविधान जो है बना और हमारे संविधान का जो मूल भाव है, और आज जो हम इतने स्वतंत्र होकर के इतने नागरिक अधिकारों का उपभोग कर पा रहे हैं, इतना बेहतर जीवन जी पा रहे हैं, उसका कारण यही है कि हमारे संविधान के बनते समय जो संविधान सभा थी जिसने संविधान को बनाया, उसने हर मुद्दे के ऊपर बहुत ज्यादा बहस की। बहस मतलब तर्क वितर्क किया। आज के टाइम वाली बहस नहीं जो हम देखते हैं दोस्तों के साथ या टीवी चैनल पर जो बहस देखते हैं या मियाँ बीवी की जो बहस देखते हैं, जो एक दूसरे को सुनते ही नहीं, बोले जाएंगे एक तरफा चपर 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 चपर, दूसरा वाला बेचारा क्या बोल रहा है सुनना ही नहीं, और दूसरा वाला अपनी टोन में वो भी बोले जा रहा है। वो बहस नहीं, तर्कपूर्ण बहस। यानी हर मुद्दे को लेकर के उसकी सकारात्मक चीजें भी बारी बारी से रखी गई, उसकी नकारात्मक चीजें भी रखी गई, उनके समाधान भी सुझाए गए और बेहतर कैसे बनाया जा सके इसके ऊपर भी चर्चा हुई और सभी लोगों ने मिलकर के एक सही भावना से, एक अच्छी भावना से वो बहस की। उसी के कारण हम आज इतना विकसित हो पाए हैं। अब इसीलिए सवाल भी बन सकता है, इस सवाल को और गहराई से इसका अगर आंसर देना है तो हम आगे एनालाइज करेंगे। इस सवाल सीधा सीधा आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान एक अद्वितीय दस्तावेज के रूप में उभर करके सामने आया है, जिसके कारण भारत निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों में अभिवृद्धि होती जा रही है।
ऐसे में संविधान का विश्लेषण या अध्ययन करना बड़ा आवश्यक हो जाता है। लेकिन संविधान का अध्ययन करते समय संविधान सभा में हुई बहसों को इतना अधिक महत्व क्यों दिया जाता है, या संविधान सभा के अंदर हुई बहसों का गहराई से परीक्षण करना क्यों आवश्यक हो जाता है, विश्लेषण करें। यह एक लंबा सा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, और ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ऑप्शनल में भी पूछे जाते हैं, जीएस में भी पूछे जाते हैं। तो इन सभी का उत्तर आपको मिलेगा जब आप ये आगे बढ़ेंगे। तो यही बताया गया कि अध्याय में सबसे पहले इसी प्रश्न का उत्तर खोजा जाएगा। अब दूसरा एक और प्रश्न भी पूछा जाता है कि हमने जो संविधान अपनाया है वह कैसा है। अब आप सबसे मैं पूछ लूं कि हमारा संविधान कैसा है, भाई जरा बताओ, 2 या 3 शब्दों में परिभाषित करूं तो क्या आप उसको कर पाएंगे? मैं कमेंट बॉक्स में मैं चाहूंगा मेरे जितने भी दोस्त हैं, प्यारे मित्र हैं, सभी प्यारे दोस्त आंसर दें कि हमारा संविधान कैसा है। इसको ऐसे ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हम आपसे, आप अपने मित्र से आप पूछें, कई बार आप पूछते हैं ना अपने फैमिली में या अपने मित्र से, मान लीजिए आप एक लड़के हैं और आपकी एक महिला मित्र हैं, और आप उन महिला मित्र से कहें कि बताओ मैं कैसा हूं, तो फिर वो आपका हो सकता है विवरण प्रस्तुत करे कि भाई ठीक है, देखने में ठीक ठाक है, व्यवहार अच्छा है ना, ईगो ज़्यादा रखता है, गालियां ज़्यादा बकता है, उसके ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है, वगैरह वगैरह, एक विश्लेषण करके देते ना आपके ऊपर। तो अब ऐसा मत समझ लेना कि वो एक परिकल्पनात्मक बताया मैंने। तो ऐसे ही अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमारा संविधान कैसा है आखिरकार, उसके बारे में भी बताओ, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? एक छोटा सा सिंपल सा सवाल है, लेकिन इसका आंसर देने में मैक्सिमम लोगों की, बड़े से बड़े लोगों की सेटिपिटी गायब हो जाती है, इधर उधर की बातें करेंगे, ऐसा है वैसा है ये है वो है। लेकिन सही तरीके से अगर आपको एक ही लाइन में डिस्क्राइब करना हो तो उसको क्या बोलोगे कि हमारा संविधान कैसा है? तो इसका जवाब भी आप जब ये दार्शनिक पहलू इसको पढ़ोगे, संविधान का राजनीतिक दर्शन, तो आपको पता चलेगा। अब ये कैसा है ये तो ठीक है, और हम संविधान के सहारे किन उद्देश्यों को पाना चाहते हैं ये भी हमें जानने की आवश्यकता है कि क्या हमने संविधान जो बनाया वो कुछ लोगों के हितों की पूर्ति के लिए बनाया, या कुछ ऐसे उद्देश्य रखे जिससे सभी लोगों की भलाई हो सके? क्या केवल भलाई के उद्देश्य से ही संविधान बनाया, या उसके कुछ और भी उद्देश्य थे जिसको हम पाना चाहते थे संविधान के माध्यम से? और अगर कुछ विशेष उद्देश्य थे तो वो क्या थे? ये सभी आप यहां पर जानोगे। ये क्वेश्चन मार्क आपके लिए यही है। और भी बहुत सारे सवाल हैं कि क्या इन उद्देश्यों के साथ कोई नीति बोध जुड़ा हुआ है, और अगर ऐसा है तो यह नीति बोध स्वयं में क्या है? हमारे संविधान के पीछे कौन सी नैतिक दृष्टि काम कर रही है? इस दृष्टि की मजबूती और सीमाएं क्या हैं, और इसी के अनुसार संविधान की सफलता और कमजोरियां क्या है? तो इन सभी प्रश्नों का आंसर जो है आपको क्रमवार मिलेगा जब हम इसमें आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। चलिए, तो अब आपका सोचने का सफर शुरुआत करते हैं। सवालों के साथ चीजें पढ़ना आसान हो जाती है। अभी बहुत सारे दोस्तों को लगेगा सर इतनी देर से सवाल ही सवाल पूछे जा रहे, बताओ भी आगे। लेकिन ये ध्यान रखिए कि जब आपके दिमाग में कोई सवाल रहता है तो फिर उसके बाद अगर हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो हम उसको और बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से विश्लेषण उसका कर पाते हैं। अब आपको माइंड में ध्यान रहेगा कि भाई ये क्वेश्चंस हैं, यूपीएससी में भी इसी तरीके से प्रश्न आ सकता है, हमसे भी कभी भी कोई व्यक्ति इस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है। तो अब उन प्रश्नों के माध्यम को उनको नज़र में रखते हुए हम इसका विश्लेषण करना शुरू करेंगे। जैसे आप फोटो में चित्र में देख पा रहे हैं, जैसे सोच रहे हैं, अलग अलग विचार आ रहे हैं, ऐसे ही आप अपने दिमाग में भी विचारों को आने दीजिए, माइंड में थॉट्स को आने दीजिए, सोचिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते चले जाइए। अब आप क्या क्या जानोगे, ठीक है, जब ये चैप्टर पढ़ लोगे तो आप ये जानोगे कि संविधान के अंतर्निहित दर्शन को समझना क्यों जरूरी है, संविधान की मूलभूत विशेषताएं क्या है, संविधान की आलोचनाएं क्या है, और संविधान की सीमाएं क्या है। इन 4 चीजों के बारे में आप बहुत अच्छे से जान जाओगे जब हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए जी, तो आगे बढ़ते हैं। इस संविधान के दर्शन का क्या मतलब? चैप्टर का नाम ये है ना, संविधान का दर्शन। तो भाई ये आखिरकार ये दर्शन है क्या? संविधान का दर्शन क्या है? क्या ये वो वाला दर्शन है जो हम लोग अक्सर
मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या वहां पर जाकर के अपने इष्ट देव का दर्शन करने जाते हैं, या ये वो वाला दर्शन है जो लड़के लड़कियां कॉलेज स्कूल के बाहर एक दूसरे को दर्शन दे करके दर्शन करने के लिए बहुत ही आतुर रहते हैं, एक दूसरे से मिलने वाला दर्शन है ना। यार आज तो दर्शन हो गया, आज तो दिन बड़ा अच्छा जाएगा, यार आज तो तेरे को देख लिया, मतलब अब तो कहना ही क्या। क्या ये इस तरीके का दर्शन है, या इस दर्शन का मतलब कोई और दर्शन है? तो उसको हम थोड़ा सा समझेंगे। तो यहां पर दर्शन का मतलब उसका फिलोसफिकल पार्ट की बात कर रहे हैं कि जो संविधान जो है उसकी मूल भावना क्या रही है ना, उसकी अंतरात्मा क्या है, उसके पीछे का, उसका बनाने के पीछे क्या मानसिकता रही, उस मानसिकता, उस दर्शन की बात हम करेंगे। ठीक है, बाकी जो उसका बाहरी दर्शन है वो तो आप पहले 9 चैप्टर में कर ही चुके हैं, वो समझ ही चुके हैं। अब उसके बाहरी दर्शन के पीछे का जो चीज है उसको हम समझेंगे। कुछ लोग मानते हैं कि संविधान सिर्फ कानूनों से बनता है और कानून एक बात है तथा मूल्य और नैतिकता बिल्कुल ही अलग बात है, इसलिए संविधान के प्रति केवल कानूनी नजरिया अपनाया जा सकता है, न कि नैतिक या राजनीतिक दर्शन का नजरिया। ये आमतौर पर अधिकतर लोगों की धारणा होती है, और अधिकतर लोग यही मानते हैं कि जो संविधान है वो कानून है। आप सबको पता है हमारा सबसे बड़ा कानून कौन है? संविधान ही है। हमारे देश का सबसे बड़ा बिगेस्ट लॉ कौन है? कानून, संविधान ही है। और संविधान के द्वारा ही अलग अलग कानून बनाए जाते हैं उसके नजर में रखते हुए। तो ऐसे में अधिकतर लोग कहते हैं कि संविधान जो है वो कानून ही है, कानून के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग, जैसे हम मानव को देखेंगे, एज ए ह्यूमन हम देखते हैं, तो एक मानव के अंदर कुछ मूल्य होते हैं, नैतिकता होती है। उन मूल्य और उस नैतिकता के आधार पर हमारा व्यवहार, हमारा बिहेवियर जो है वो होता है। तो हम मानव के लिए तो ये बोलते हैं कि भाई इंसान के अंदर कुछ मूल्य हैं, कुछ वैल्यूज, जिसको हम बोलते हैं वैल्यूज, कुछ वैल्यूज हैं, कुछ नैतिकता है, एथिक्स है, कुछ मोरालिटी है, कुछ जिनके बेसिस पर हम अपने जीवन के कुछ सिद्धांत बनाते हैं, काम कर सकते हैं। जैसे आपका हो सकता है, आपका मूल्य हो, एक आपके अंदर आपकी एक वैल्यू हो कि भाई मैं जब भी बड़े बुजुर्ग लोगों से मिलूंगा या मिलूंगी तो मैं उनके पैर छूंगा, ये पैर छू करके उनसे आशीर्वाद लूंगा। ये आपका मूल्य है, ये आपके मूल्य को दर्शाता है। ठीक है, नैतिकता हो सकती है कि आपके अंदर इस तरीके से हो कि मैं कभी भी जिंदगी में नौकरी लगूंगा या नौकरी लगूंगी तो मैं कभी भी भ्रष्टाचार नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, ना ही रिश्वत लूंगा ना लूंगी, लोगों की खूब मदद करूंगा या करूंगी जितना भी मेरे से हो पाएगा। वो आपकी नैतिकता रहेगी कि आप गलत चीजें ना करें, है ना। तो कुछ आपके मूल्य हो गए, कुछ आपकी नैतिकता हो गई। लेकिन क्या इन चीजों को हम संविधान के साथ जोड़ सकते हैं? अगर हम संविधान को कहें कि संविधान में भी मूल्य और नैतिकता का समावेशन है, तो क्या यह बात सही होगी? आमतौर पर तो मैक्सिमम लोग ये कहेंगे यार कानून है, संविधान तो एक दस्तावेज है, कागज पत्ती कागज है ना, किताब के फॉर्म में है, पोथी पन्ना जिसको आप आमतौर पर बोलते हैं। अब यार वो तो कानून है, उसमें कहां से मूल्य और नैतिकता आएगी? मूल्य और नैतिकता तो एक मनुष्य के मानवीय पहलू के साथ जुड़ा हुआ है। तो अधिकतर लोग ये मानते हैं, जो कि सही नहीं है। इसको कैसे सही नहीं है इसको हम समझेंगे आगे। ठीक है, अब इस दावे का इस अध्याय में खंडन किया गया है कि भाई जब इसमें यह कहा गया है कि कानून अलग है और मूल्य और नैतिकता अलग है, लेकिन यह ध्यान रखना कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में, खास करके पूरे विश्व का तो छोड़ ही दो, केवल अगर भारत का परिप्रेक्ष्य भी लें तो हम कानून को मूल्य और नैतिकता से अलग रख ही नहीं सकते हैं। क्योंकि कानून कोई ऊपर से टपकने वाली चीज तो है नहीं कि हमने ऊपर देखा और ऊपर से आसमान से बारिश की तरह कानून टपका और कानून बन करके आ गया। कानून को तो बनाया गया, और उसको बनाने वाले कौन थे? कोई रोबोट तो आए नहीं, कोई एलियन भी नहीं आए आसमान से, दूसरे ग्रह से निकल करके हो कि कोई आया हो आपके पास, थोर टाइप का कोई भगवान टाइप का लोग व्यक्ति आए हो, या जादू टाइप का कोई एलियन आया हो। उन्होंने तो आकर के बनाया ही नहीं। बनाया किसने? हमारे देश के नागरिकों ने, हमारे संविधान के, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो उस समय के हमारे नेता थे, उन्होंने बनाया। और वो लोग क्या थे? वो लोग इंसान थे। भाई इंसान, इसका मतलब अल्टीमेटली ये हुआ कि इंसानों ने हमारा संविधान बनाया।
जब इंसान कोई काम करता है तो उस काम में उनके मूल्य और नैतिकता झलकती हैं। झलकती है कि नहीं झलकती? झलकेंगी। इसका एक उदाहरण देता हूं मैं आपको बड़े आराम से। क्रिकेट आप सभी लोग खेलते होंगे, या नहीं भी खेलते होंगे तो देखते जरूर होंगे। और क्रिकेट में आप देखते हैं क्रिकेट की टीम का एक कैप्टन होता है। अब हमारी टीम में हम बात कर लेते हैं कैप्टन की, तो आपको लगेगा यार कैप्टन है तो एक पद ही तो है कैप्टन, तो जो भी कैप्टन आएगा वो पूरी टीम को संभालेगा, एक ही पद रहेगा, उससे बदलाव क्या आएगा? लेकिन ये ध्यान रखना है कि उस पद के साथ, यानी उस पद को मान लेते कानून, उस पद के साथ जो व्यक्ति जुड़ जाता है उसके जो मूल्य और उसकी जो नैतिकता है, उसका जो व्यवहार है, वो बड़ा प्रभावित करता है हर चीज को। जब सचिन तेंदुलकर कैप्टन थे तो हमारी टीम बिल्कुल शांत सौम्य स्वभाव की होती थी, एग्रेशन कम होता था। मोहम्मद अजहरुद्दीन कप्तान थे तब भी ऐसा ही था, ज्यादा कोई आक्रामक रवैया हम अपनाते नहीं थे। विदेशों में खेलते, भारत में खेलते, कोई भी विदेशी खिलाड़ी आकर के गाली बक जाता या स्लेजिंग करता, कुछ भी गंदी बात बोलता, अपशब्द बोलता, तो हमारे खिलाड़ी जवाब नहीं देते थे, चुपचाप सुन लेते थे, हमें वीक समझा जाता था। फिर सौरव गांगुली की कप्तानी का दौर आया तो वो थोड़े एग्रेसिव थे नेचर में, तो वहां से चीजें बदलनी शुरू हुई। कोई सामने से बोलता तो सौरव गांगुली की तरफ से भी एग्रेशन होता था, जवाब देता था। तो हमारी टीम के खिलाड़ी भी ऐसे ही उन्होंने सेलेक्ट किए, यंग युवा खिलाड़ी, तो वो भी एग्रेसिव दिखाते थे। फिर एक विराट कोहली का जमाना आया, आप देखोगे वो खुद ही बहुत ज्यादा एग्रेसिव हैं। अब सामने से कोई एक गाली बकता है तो वो उसके जवाब में 10 बोलते हैं उसको, सामने वाला भी शर्मा करके भाग जाता है, और उसका असर पूरी टीम पर भी आता है। पूरी टीम के बाकी खिलाड़ियों के ऊपर भी अगर कोई स्लेजिंग करने आता है या कोई अपशब्द बोलने आता है तो वो पहले से ही तैयार रहते हैं, तुरंत जवाब देते हैं, और खुद जवाब ही नहीं देते बल्कि पहल भी कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये, इनके जो खुद का जो व्यवहार था, इनके जो खुद के जो मूल्य थे, इनका मूल्य क्या है? मान लेते हैं कि विराट कोहली, उसका मूल्य ये है, उसका एक वैल्यू है, उसकी वैल्यू ये है कि भाई मैं किसी की सुनूंगा नहीं। अगर कोई मेरे को आकर के गाली बक रहा है तो मैं नहीं सुनूंगा उसकी गाली। हो सकता है कि मेरा मूल्य ये है कि मैं किसी को परेशान ना करूं, लेकिन अगर किसी ने मेरे को परेशान किया फिर मैं छोड़ूंगा नहीं भाई, फिर मैं उसको 10 सुनाऊंगा, और मैं इतना सुनाऊंगा कि उसको जीना हराम हो जाए। वो हो सकता है उनका एक वैल्यू हो, एक मूल्य हो। तो उस पद के साथ कप्तान है, लेकिन कप्तान के साथ वैल्यू भी आई, मूल्य भी आए, और उस मूल्य के कारण पूरी टीम के बाकी लोगों के ऊपर भी प्रभाव पड़ा, बाकी के लोग भी एग्रेसिव होकर के खेलने लगे। तो सेम संविधान भी ऐसे ही काम करते हैं दोस्त। संविधान कानून है, लेकिन बनाने वाले तो मानव ही थे, इंसान ही थे, तो उनके मूल्य और उनका नैतिकता, उनका दर्शन तो आना ही था ना संविधान के ऊपर, वो चीजों का प्रभाव तो पड़ना ही था। तो इसीलिए ये दावा किया जाता है, जो ये दावा सही नहीं है कि मूल्य, नैतिकता और कानून ये दोनों अलग अलग हैं, एक साथ नहीं है। इसका खंडन यहां पर किया गया है। तो इसको हम समझते हैं कि कैसे कैसे क्या है। यह सच है कि हर कानून में नैतिक तत्व नहीं होता, किंतु बहुत से कानून ऐसे हैं जिनका हमारे मूल्यों और आदर्शों से गहरा संबंध है। अब मान लीजिए 100 प्रकार के कानून हैं, तो हो सकता है कि 10-15 कानून ऐसे हों जिनमें ना तो नैतिकता हो ना मूल्य हो, लेकिन अधिकतर जो बाकी कानून मिलेंगे उसमें तो आपको नैतिकता या मूल्य देखने को मिलेगा, उनका गहरा संबंध हमेशा मिलेगा। उदाहरण के तौर पर कोई कानून भाषा अथवा धर्म के आधार पर व्यक्तियों के बीच भेदभाव की मनाही कर सकता है। इस तरह का कानून समानता के विचार से जुड़ा है, और यह कानून इसलिए बना है क्योंकि हम लोग समानता को मूल्यवान मानते हैं। और इस उदाहरण से यह स्पष्ट है कि कानून और नैतिक मूल्यों के बीच गहरा संबंध है। आर्टिकल 14 आपने हमारे संविधान में पढ़ा होगा, 14 से लेकर के 18, जिसमें समानता का अधिकार दिया गया है। अब वो समानता का अधिकार हमने क्यों अपनाया, हमने क्यों डाला संविधान में? हम नहीं डालते, लेकिन क्योंकि हमारे मूल्य ऐसे थे, हमारी वैल्यूज ऐसी थी, जिसमें हम समझते थे कि भाई सभी इंसान बराबर हैं। अगर भारत के नागरिक हैं तो वो बराबर हैं, उनके साथ किसी भी मामले में भेदभाव ना किया जाए, फिर वो चाहे जाति के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, लिंग के आधार पर हो, भाषा के आधार पर हो, किसी भी आधार पर हो। तो ये समानता का कॉन्सेप्ट क्या है? एक मूल्य ही है, एक वैल्यू ही है हम सब लोगों की। तो उस मूल्य के आधार पर ही संविधान में समानता का अधिकार डाल दिया गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सा है कि कानून तो है, लेकिन कानून किसके साथ जुड़ा हुआ है? नैतिक मूल्य के साथ जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि कानून तो हमने क्या बनाया कि भाई
सभी लोगों के लिए समानता है, अगर समानता का उल्लंघन होगा तो आप कोर्ट के माध्यम से उसको दोबारा से अपने मौलिक अधिकारों की प्राप्ति करवा सकते हैं, या उस समानता के आधार पर कोई कानून बनाया गया है, उस कानून के तहत समानता का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को सजा भी दिलवा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं अस्पृश्यता, अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी, छुआछूत, उसको लेकर के कानून बना हुआ है कि अगर आप छुआछूत करोगे तो दंडनीय अपराध है। तो कानून तो है, लेकिन वो कानून बनाने के पीछे हमारा जुड़ा क्या, उसके मूल्य तो है, वैल्यूज ही तो है, नैतिक मूल्य है। और नैतिक मूल्य क्या है कि भाई किसी इंसान के साथ छोटा बड़ा, ऊंच नीच, छुआछूत इस तरीके का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। इंसान इंसान है, वो सभी बराबर हैं, पैदा हुए हैं तो सभी के पास 2 आंख हैं, 2 कान हैं, 2 हाथ हैं, 2 टांग हैं, एक दिमाग है, एक नाक है, एक जुबान है। अलग से तो ऐसा तो है नहीं कि कोई 10 हाथ लेकर के या 10 सर लेकर के पैदा हो गए एक साथ। ऐसा भी नहीं है कि 10 प्रकार की 3-3 4 प्रकार की जुबान लेकर के पैदा हो गए। सबके पास है तो वही एक ही जीव। हाँ, वो अलग बात है कि सभी की जुबान का एक कैपेसिटी अलग हो सकती है, टेस्ट अलग हो सकता है ना, लेकिन है तो एक ही, मूल तो एक ही है। जब वो कैपेसिटी की बात आई तो आगे सब लोगों का आंसर कमेंट में आने लग गया कि हाँ सर कैपेसिटी बहुत है। आमतौर पर देखें तो एक तो हमारे नेता लोग होते हैं, उनकी जुबान की कैपेसिटी बड़ी होती है, कुछ भी बोलेंगे, कैसे भी बोलेंगे, चपर चपर चपर, लपर लपर लपर, जीभ चलती रहती है, कुछ भी बोलेंगे उनको अपने फायदे के लिए। कुछ हमारे सताए हुए दोस्त हैं, मित्र हैं, वो बोलते हैं कि सर घर का भी हाल, घर का उदाहरण तो आपने दिया ही नहीं, परिवार का उदाहरण देना ज़्यादा जरूरी है। कुछ मित्र हैं, खास करके लड़के हैं, और हमारे और भी बहुत सारे दोस्त वो हमसे मिलते हैं, बात करते हैं तो कहते हैं कि भाई जुबान बड़ी खतरनाक चीज है, घर में जब जुबान चलती है तो कान से खून निकलना लग जाते हैं। अब ऐसा मत समझना कि लड़कियों के लिए कुछ गलत चीज बोल रहे हो, फंड कर रहे हैं, लड़के भी कम नहीं है, वो भी ऐसे बोलते हैं। कहने का मतलब यूज करने का एक कैपेसिटी है भाई आपके पास। कई बार एक मानव के शरीर के हिसाब से देखें तो जुबान चलाने की जब बात करते हैं तो कोई कम चलाता है, कोई ज़्यादा चलाता है, लेकिन जिसके पास ज़्यादा चलाने की शक्ति है वो बड़ा पावरफुल है घर में, फिर वो चाहे कोई भी हो ना, तो वो एकदम आपको अकल ठिकाने लगा करके रखते हैं। तो मेन चीज, लेकिन बुनियादी मुद्दा जो हम बात कर रहे थे वो बुनियादी मुद्दा ये कि जुबान तो एक ही है, अलग तो नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब सब लोग समान हैं, उनके बीच में असमान भेद करने का कोई पुख्ता या कोई तथ्यपूर्ण या कोई तर्कपूर्ण पंक्ति या उद्देश्य आपको नहीं मिलता है। तो ये हमारे मूल्य हैं, हमारे नैतिक मूल्य हैं कि भाई सभी लोग समान हैं। तो उसी नैतिक मूल्यों के आधार पर हमने कानून बना दिया कि समानता का अधिकार, और अगर कोई किसी के साथ भेदभाव करेगा तो उसको हम सजा दे सकते हैं। तो सीधी सी बात है, यानी कि कानून और नैतिक मूल्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए इसी कारण संविधान को एक ऐसे दस्तावेज के रूप में देखना जरूरी है जिसके पीछे एक नैतिक दृष्टि काम कर रही है। बिल्कुल सही बात है, संविधान को हमें केवल कानून के रूप में नहीं देखना है, संविधान को एक व्यक्ति मानते हुए हमें देखना है, और यह देखना है कि वो व्यक्ति किस तरीके से व्यवहार कर रहा है, उसके पीछे का नैतिक दृष्टिकोण क्या है, और संविधान का जो दस्तावेज है, जो कार्यरत है, उसके पीछे की मूल भावना क्या है, यह समझते हुए हमें चलना है। संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन का नजरिया अपनाने की जरूरत है। संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन के नजरिए से हमारा क्या आशय है, इसमें 3 बातें शामिल है। तो अब हम बेसिकली बात करने वाले हैं संविधान के राजनीतिक दर्शन की, ठीक है, कि संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है। एनसीईआरटी की पुस्तक में इसके बारे में 3 चीजें आपको यहां पर दी गई हैं, 3 बातें शामिल की गई हैं। पहली चीज कि संविधान कुछ अवधारणाओं के आधार पर बना है, और इन अवधारणाओं की व्याख्या हमारे लिए जरूरी है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हम संविधान में व्यवहार किए गए पदों जैसे कि अधिकार, नागरिकता, अल्पसंख्यक अथवा लोकतंत्र के संभावित अर्थ के बारे में सवाल करें।
और इसके अतिरिक्त हमारे सामने एक ऐसे समाज और शासन व्यवस्था की तस्वीर साफ साफ होनी चाहिए जो संविधान की बुनियादी अवधारणाओं की हमारी व्याख्या से मेल खाना खाती है, और संविधान का निर्माण जिन आदर्शों की बुनियाद पर हुआ है उन पर हमारी गहरी पकड़ होनी चाहिए। ठीक, एक मिनट रुकिए जरा। पीछे चलते हैं, पहले आपको मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इनमें ज्यादा चीजें हैं नहीं लेकिन इसको आप समझ लीजिए कि संविधान जो है वो कुछ अवधारणाओं के आधार पर बना हुआ है। हम इंसानों की भी, मनुष्यों की भी कुछ अवधारणाएं होती हैं, उन अवधारणाओं के आधार पर हम काम करते हैं। जैसे हो सकता है कि हमारी अवधारणा ये रही हो या वर्तमान में होती हो कि हिंदू मुस्लिम जो है वो दोनों अलग अलग धर्म ना होकर के इंसान के द्वारा केवल कैटेगरी बांट दी गई है, लेकिन एज ए ह्यूमन, एक इंसान के तौर पर वो एक जैसे ही हैं। ये एक आपकी अवधारणा हो सकती है। हो सकता है दूसरे व्यक्ति की अवधारणा ऐसी हो सकती है कि हिंदू बिल्कुल अलग किस्म का व्यक्ति है, मुस्लिम बिल्कुल अलग किस्म का व्यक्ति है, ईसाई अलग किस्म का व्यक्ति है, वो उसकी अवधारणा हो सकती है। हो सकता है कि एक तीसरा भी व्यक्ति हो, उसकी एक अलग अवधारणा हो। तो इन तीनों का व्यवहार जब आप देखोगे तो इनका व्यवहार इनकी अवधारणा के आधार पर निर्धारित होगा। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी अवधारणा है कि हिंदू मुस्लिम दोनों समान ही हैं, केवल उनका धर्म इंसानों ने बांट दिया, लेकिन है तो इंसान। अगर वो सबको बराबर समझते हुए व्यवहार करेगा तो उसकी दोस्ती हिंदू के साथ भी रहेगी, मुस्लिम के साथ भी रहेगी, दोनों के साथ समान व्यवहार करेगा। किसी भी मामले में किसी एक पक्ष के ऊपर अतिवादी आरोप नहीं लगाएगा। लेकिन दूसरा व्यक्ति है जिसकी अवधारणा यह है कि हिंदू बिल्कुल अलग है, मुस्लिम बिल्कुल अलग है, ईसाई बिल्कुल अलग है, और उनके बीच में अवधारणा बना ले पहले ही कि भैया ये धर्म कट्टर है, ये धर्म हिंसक है, ठीक है, इस धर्म में बुराइयां बहुत ज्यादा हैं। वो ऐसी अवधारणा अगर वो पहले ही बना करके रखेगा तो वो वैसे ही व्यवहार करेगा किसी दूसरे वाले व्यक्ति से, किसी दूसरे धर्म के साथ उसका व्यवहार ऐसे रहेगा कि ना यार ये धर्म जो है ये हमसे कमजोर है, ये हमसे खराब है, हम उच्च हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, और ये जो सामने वाला है ये गंदा है। तो उसका व्यवहार, उसका बिहेवियर वैसे होगा, और उससे हो सकता है कि समाज में कटुता फैल जाए, आपस में विद्वेष फैल जाए। तो बेसिकली कहने का मतलब कुछ अवधारणाएं होती हैं, उस अवधारणाओं के आधार पर हमारा व्यवहार काम करता है, हम इंसान के रूप में काम करते हैं। ऐसे ही संविधान भी है। संविधान के बनने के पीछे भी उसमें कुछ प्रमुख चीजें जो हमने डाली गई, उन चीजों के पीछे भी कुछ अवधारणाएं काम कर रही थी। बिना अवधारणाओं के नहीं आया। जैसे एक अवधारणा थी अधिकार। अंग्रेजों के टाइम में भाई हम गुलाम रहे, तो गुलामी के टाइम हमने बहुत बड़ी समस्या देखी, और समस्या ये देखी कि भाई अंग्रेजों ने बड़ा अत्याचार किया हम पर, किसी भी तरीके की स्वतंत्रता नहीं थी हमारे पास, समानता नहीं थी, कुछ और भी अधिकार नहीं थे। तो हमें उस समय उसकी समझ आई, एक वैल्यू समझ में आई कि अधिकार होने बहुत जरूरी है। विदेशी देशों में हमने देखा कि वहां के नागरिक कैसे स्वतंत्र होकर के घूमते हैं, सरकार से कैसे किसी भी मुद्दे पर सवाल जवाब करते हैं, खुद अपनी सरकार बनाते हैं, गुलामी में नहीं रहते। क्यों? क्योंकि उनके पास अधिकार हैं। तो एक अवधारणा बनी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के मन में कि हाँ अधिकार ये होना चाहिए। वो अवधारणा बनी तभी तो अधिकार डाले। अगर उनके मन में कोई अवधारणा ही नहीं होती, उनको यही नहीं पता होता कि भाई अधिकार हैं, अधिकार अच्छे हैं, अधिकार जरूरी हैं, इस तरीके की अवधारणा नहीं होती, इसकी बजाय दूसरी अवधारणा होती कि भाई अधिकार बुरी चीज है, अधिकार कोई काम की है नहीं होनी चाहिए, तो नहीं डलते। लेकिन क्योंकि उन लोगों की अवधारणा थी कि अधिकार हैं और अधिकार मनुष्य के विकास के लिए बहुत आवश्यक हैं, तो अधिकार संविधान में डल गए। तो वो अवधारणा से आए। कुछ चीजें हो सकता है कि बहुत सारे दोस्तों के दिमाग के ऊपर से जाए, लेकिन घबराना नहीं है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, टॉपिक ही ऐसा है। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं इसको बहुत अच्छे से समझाने की, एक एक चीज को, एक एक लाइन को। आमतौर पर अधिकतर जगह पर आप देखोगे ऐसा कोई नहीं समझाएगा, वो कन्नी काट ली जाती है मास्टर के माध्यम से भी। पूरे इतने बड़े चैप्टर को 20-30-50 मिनट में खत्म, 25-30 मिनट में ये बोल कर कि ये बात है खत्म कर दिया जाएगा। बुनियादी समझ नहीं विकसित हो पाएगी। एक बहुत कठिन जटिल कार्य है जिसका बीड़ा उठा रखा है और वो ईमानदारी से निभा रहा हूं मैं,
कि हर चैप्टर को लाइन बाय लाइन समझाऊंगा, और वो समझ बनानी जरूरी है। वो समझ बनेगी तभी आप एग्जाम में बेहतर उत्तर लिख पाओगे, तभी आप एक बेहतर इंसान बन पाओगे, एक सोचने समझने वाले इंसान बन पाओगे, बजाय कि एक रोबोट के जो कि केवल रटता है, पढ़ा लिखा रोबोट। एक बनोगे पढ़े लिखे समझदार। इन दोनों में बड़ा फर्क है। पढ़ा लिखा समझदार बहुत आगे जाता है, पढ़ा लिखा रोबोट नंबर हो सकता है ज़्यादा ले आए, लेकिन वो जिंदगी में सफल होना, उसके लिए ऊंची कामयाबी हासिल करना उसके बस की बात नहीं होती है। ये ध्यान रखिए, समझदार इंसान ही आगे बढ़ता है। तो समझ बनाने के लिए थोड़ा दर्द भी होता है, थोड़ा कष्ट भी होता है, तो उसको सह लेना चाहिए। कई बार चीज़ें नहीं समझ में आती तो रिपीट करके देख लेनी चाहिए। रिपीट करके देखेंगे सब चीज़ें हो जाएगी, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो नहीं आएगी। ठीक है, तो थोड़ा डिटेल में ही चलेंगे दोस्त, क्योंकि डिटेल में रहोगे तो आपको बेनिफिट है, और आपको बेनिफिट होगा वही चीज़ मैं कराऊंगा। जिससे बेनिफिट नहीं होगा तो वो चीज़ मैं नहीं कराऊंगा कि पूरी किताब को 10 मिनट में, पूरी किताब को 1 घंटे में ख़त्म कर दी। भाई वो 1 घंटे में ख़त्म तो कर दी, लेकिन क्या तुम रिजल्ट मिल पाया? क्या तुम लोगों को समझ में आ पाया कोई चीज़? क्या वो चीज़ एग्जाम में तुम लिख पाए? मेन बात तो ये है ना। तो एक एक लाइन को समझना जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी में जब वो सारी चीज़ें लिखी हैं तो व्यर्थ में तो लिखी नहीं होंगी, सरकार के द्वारा पब्लिश है, एग्जाम का बेस भी वही है। तो उन सभी बिंदुओं के ऊपर चर्चा करने जरूरी है, और वो तभी हो पाएगी जब आपके साथ गहराई से उसका विश्लेषण प्रस्तुत किया जाए। आमतौर पर ये गहराई से विश्लेषण आपको नहीं मिलता है कहीं पर भी, सभी बचते हैं इससे। आपको एक समरी, एक सार दे दिया जाता है, और वो सार जो है मेरे को लगता है कि वो काम का नहीं होता है। सार तभी काम का है जब आप खुद किसी चीज को सोचे, समझें, पढ़ें अच्छे से, और सोच समझ करके, पढ़ करके अपनी समझ विकसित करने के बाद आप खुद अपना सार बनाएं। वो काम का सार है। जब आपको दिया ही सार गया है तो आप उस इतना सा सार दिया गया तो इतने से सार में से आपको इतनी चीज समझ में आएगी, एग्जाम में आप इत्तू सा लिख के आओगे, इत्तू सा। वो एक डायलॉग है ना कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में, दादी आती है, इत्तू सा था तू, इत्तू सा पैग, है ना। कुछ हमारे मित्र हैं जो पेय पदार्थों के शौकीन हैं, उनको इत्तू से पैग की पता होगी वैल्यू। लेकिन कहने का मतलब ये कि जब आपको चीजें इतनी सारी दी जाएंगी, इतनी सारी अंडरस्टैंडिंग, समझ इतना विकसित कर दी जाएगी, तो एग्जाम में आप कम से कम इतनी समझ तो ले जाओगे, इतने में से कम इतना तो लिख पाओगे। वो इत्तू से तो ज्यादा ही हुआ, तो नंबर किस में ज्यादा आएगा? जो ज्यादा अच्छे से समझ लिख करके आए। तो उसमें गहराई से विश्लेषण आपकी हेल्प करता है, और हमारा तरीका थोड़ा सा ऐसा ही है, शुरुआत से ही है, पहले दिन से ही है। जब से अनअकैडमी पर आपने हमारी क्लास देखी होगी, अब तो लगभग 1.25 साल होने को है, उसी दिन से ऐसा ही है। बहुत सारे लोगों ने आए, बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, ऑडियंस भी कम आती है इस चक्कर में, क्योंकि उन सबको, ज़्यादातर ऑडियंस को क्या चाहिए कि छोटी छोटी चीज़ें मिल जाए, बस 20 मिनट में, 30 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे में ख़त्म कर दो सर, 10 घंटे में सब ये चीज़ बुक ख़त्म कर दो, बस। वो पढ़ लेते हैं, उनको आसान रास्ता ढूंढना होता है, और वो फेल भी होते हैं। ये व्यवहारिक एक्सपीरियंस है, आप जितना जल्दी समझ जाओगे उतना अच्छा रहेगा। तो उस ऑडियंस का लालच हमने कभी नहीं किया, हमने केवल रिजल्ट का लालच किया है आप लोगों के लिए, कि चाहे कम ही लोग आए, लेकिन वो आएंगे, समझदार आएंगे, समझ विकसित होगी, और वो रिजल्ट दे जाएंगे, एग्जाम आपका पास हो जाएगा और आप कामयाब हो जाओगे। तो उस लाखों की भीड़ की आवश्यकता नहीं है, उसमें से कुछ ही लोग बहुत हैं जो ईमानदारी से चीज़ों को समझते हुए चलते हैं, और ये आपको अल्टीमेटली आपकी लाइफ में समझ में आएगा जब आप सफल हो जाएंगे। तो वो भीड़ जो है इसीलिए फेल होती है। ठीक है, तो हम भी उस चीज़ से नहीं घबराते। 10, 15, 20, 50, 100 जितने भी बच्चे हैं, उनके लिए हम पूरी मेहनत के साथ, डेडिकेशन के साथ जुड़े रहते हैं। आपको भी जुड़े रहना है, और ये समझ विकसित कर लेनी है कि डिटेल में चीज़ें पढ़ोगे, एक बार विस्तार से गहराई में जाओगे, तब सार समझ पाना आसान होगा, तभी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना आसान होगा, तभी आप एक इंसान के तौर पर, एक सोचने समझने वाले इंसान के तौर पर विकसित हो पाओगे, और अपना उत्तर बेहतर तरीके से लिख पाओगे, सवाल जवाब बेहतर तरीके से कर पाओगे, एक अच्छे अधिकारी आप बन पाओगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नागरिकता, सिटीजनशिप, ये भी एक अवधारणा ही है। वो अवधारणा कैसे है कि जैसे हमारे स्वतंत्रता से पहले हम भारत के निवासी थे सभी, तो भारत के निवासी होने के नाते हमें कोई अधिकार नहीं मिले थे। हमने बाहर देखा कि यार ब्रिटेन में नागरिक हैं, सिटीजन हैं, तो यार उनके पास तो खूब सारे अधिकार हैं। क्यों हैं? क्योंकि वो नागरिक हैं। लेकिन भारत के लोग ब्रिटेन में जाते हैं तो उनके साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जाता जैसा कि ब्रिटेन के लोगों के साथ किया जाता है।
कारण क्या? क्योंकि वो उस देश के नागरिक हैं। तो हमने ये चीज भी समझा कि नागरिकता भी जरूरी है किसी देश के लिए। तो एक अवधारणा हमारे नेताओं के, स्वतंत्रता सेनानियों के मन में बनी, दिमाग में उनके विकसित हुई, उसी अवधारणा का प्रयोग करते हुए संविधान में हमने नागरिकता का डाला। अब सब लोग नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद देखते हैं, 5 से लेकर के 11। ऐसे ही अल्पसंख्यक, लोकतंत्र, ये सभी चीजें आप यहां पर देखोगे। लोकतंत्र के बारे में, लोकतंत्र भी तो एक अवधारणा ही थी। संसार में आप देखोगे तो अलग अलग किस्म की शासन व्यवस्थाएं थी। तानाशाही, लोकतंत्र, राजशाही, अलग अलग किस्म की देखोगे, जहां कहीं पर राजा का शासन है, कहीं पर सेना का शासन है, कहीं पर लोगों का शासन है। तो ऐसे में भी हमारे जो नेता थे, उनकी अवधारणा बनी ना लोकतंत्र को लेकर कि ये बेहतर विचारधारा है। उनकी एक अवधारणा बनी कि भाई हाँ, लोकतंत्र है, लोगों का शासन है, लोग उसमें सत्ता को चुनते हैं और लोगों की सहमति से ही सरकार बनती है और वो सरकार लोगों के लिए ही काम करती है। तो उनकी एक अवधारणा बनी कि लोकतंत्र अच्छा है। सैन्य शासन अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि हमने ब्रिटिशर्स की गुलामी में देख ही लिया था कि कोई गुलाम, कोई आकर के हमारे ऊपर किस तरीके से अगर डिक्टेटर की तरह काम करता है, तानाशाही की तरह काम करता है, तो हमारी जिंदगी तो जिंदगी जैसी है ही नहीं। तो उनकी कमियों से हमें परिचित थे, तो वो हमारे मन में ये अवधारणा बनी कि ना, तानाशाही और सैन्य शासन अच्छा नहीं है। हमारी अवधारणा बनी कि लोकतंत्र अच्छा है, क्योंकि हमने देखा ब्रिटेन में, अमेरिका में, फ्रांस में, बाकी कई सारी जगहों पर कि लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, और वहां पर लोग, सरकारें बहुत बेहतर तरीके से जी भी रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। तो हमारी एक अवधारणा बनी ना लोकतंत्र कि भाई डेमोक्रेसी होनी चाहिए। तो उस अवधारणा के आधार पर ही तो हमने यहां पर डाला संविधान में लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को। तो मेन बुनियादी चीज ये है कि संविधान जो है वो अवधारणाओं के आधार पर बना है। राजनीतिक दर्शन का मतलब यह है, पहली चीज, कि हमारा संविधान कुछ अवधारणाओं के आधार पर बना हुआ है। दूसरी चीज पर आते हैं, हमारे सामने एक ऐसे समाज और शासन व्यवस्था की तस्वीर साफ साफ होनी चाहिए जो संविधान की बुनियादी अवधारणाओं की हमारी व्याख्या से मेल खाती है। इसका मतलब यह है कि हमने अवधारणाएं तो बना ली, लेकिन जो हमारी अवधारणाएं हैं, क्या हमारी अवधारणा, जो बुनियादी अवधारणा है, उससे मेल खाने वाली शासन व्यवस्था भी है? क्या समाज भी है? मान लीजिए आपने अवधारणा बना ली समानता की अवधारणा, और समाज ऐसा है कि जो समानता को स्वीकार ही नहीं करना चाहता, तो क्या इन दोनों के बीच में मेल देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा, तो समस्या उत्पन्न होगी। लेकिन मान लेते हैं कि आपकी अवधारणा है समानता की, और समाज भी ऐसा है जो चाहता है कि लोग समान रहें, इक्वेलिटी रहे, तो उसके आधार पर आप काम कैसे करेंगे? बेहतर व्यवस्था होगी, बेहतर मेल होगा, बेहतर तरीके से आगे उनके बीच में काम चलेगा। ऐसे ही शासन व्यवस्था की भी है। आपकी अवधारणा है, आप बनाना चाहते हैं लोकतंत्र, लेकिन आपके देश के अंदर शासन व्यवस्था है सैन्य शासन, तो केवल अवधारणा होने से आप लोकतंत्र के जो गुणवत्तापूर्ण जो पहलू हैं उनको वहां पर आप नहीं जमीन पर, धरातलीय स्तर पर उतार पाओगे, उसका लाभ नहीं उठा पाओगे। लेकिन अगर आपकी अवधारणा है लोकतंत्र की और आपके देश में शासन व्यवस्था भी उसी से मेल खाती हुई है, डेमोक्रेसी ही है, तो आप उस अवधारणा को और बेहतर तरीके से काम क्रियान्वित कर पाओगे। तो कहने का मतलब, जो आपकी अवधारणाएं हैं, उन अवधारणाओं से मेल खाता हुआ समाज और शासन व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए। तो भारत में ऐसी ही थी। जो हमारे नेताओं की, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी जो अवधारणाएं थी, उन्हीं अवधारणाओं से मेल खाता हुआ हमारा समाज था, हमारी शासन व्यवस्था हमने बनाई, वैसी ही शासन व्यवस्था बनाई। ऐसा तो हमने किया नहीं कि हमारी अवधारणा तो थी लोकतंत्र की कि लोगों का शासन हो, लेकिन उसकी जगह हमने बना दिया एक तानाशाह व्यक्ति, एक ही व्यक्ति का शासन कर दिया, एक ही व्यक्ति बन गए हेड और वही सब कुछ कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं हुआ। हमने हमारी अवधारणा से मेल खाती हुई व्यवस्था ही अपनाई, लोकतंत्र ही अपनाया। डेमोक्रेसी के बारे में आप जानते ही हैं, अब्राहम लिंकन का कथन है, फॉर द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा किया जाने वाला शासन। तो वही अवधारणा जो थी उसको हमने क्रियान्वित भी किया। तो हमारा समाज और शासन व्यवस्था भी उससे मेल खाती है। और हमारी जिन संविधान का निर्माण जिन आदर्शों की बुनियाद पर हुआ, उन पर हमारी गहरी पकड़ होनी चाहिए। और हमारी गहरी पकड़ थी, तो ऐसा हुआ भी।
ये हमारी गहरी पकड़ का ही नतीजा था कि हमारे संविधान को हम बेहतर तरीके से क्रियान्वित भी कर पाए। अंतिम बात, जिसको हम तीसरी बात कहते हैं, वो ये कि भारतीय संविधान को संविधान सभा की बहसों के साथ जोड़कर पढ़ा जाना चाहिए, ताकि सैद्धांतिक रूप से हम बता सकें कि ये आदर्श कहां तक और क्यों ठीक हैं, तथा आगे उनमें कौन से सुधार किए जा सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है कि संविधान को अगर पढ़ना है तो संविधान सभा की बहसों के साथ जोड़ करके ही पढ़ना पड़ेगा। उसी से ही हमें यह पता चलेगा कि ये आदर्श ठीक हैं या गलत हैं, या उनमें कौन से सुधार किए जा सकते हैं। इसको एक उदाहरण से समझिए। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, मान करके चलिए। मान लेते हैं कि एक प्लेयर है, एक टेनिस का प्लेयर है, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं। हम उनको बारे में, उस टेनिस के प्लेयर के बारे में केवल उसी चीज को देखते हैं कि यार इसने तो गोल्ड मेडल जीता। उदाहरण के तौर पर अगर हम साइना नेहवाल को ले लें, ओलंपिक में ब्रोंज मेडल उन्होंने जीता, या हम हमारे कुश्ती के पहलवान को ले लें, किसी को भी, योगेश्वर दत्त को ले लें जिन्होंने ब्रोंज जीता, या सुशील कुमार को ले लें जिन्होंने सिल्वर और ब्रोंज दोनों जीते हुए ओलंपिक में। हम उनको वहां तक ही देखते हैं, वहीं तक जानते हैं कि हाँ ये सुशील कुमार है, इसने कुश्ती में ब्रोंज मेडल जीता है, सिल्वर मेडल जीता है, 2 मेडल जीते ओलंपिक में इंडिया के लिए। लेकिन क्या हमने ये चीज जानने की कोशिश की कि सुशील कुमार जिसने वो मेडल जीता है, वो सुशील कुमार बनने के लिए उसने क्या किया? हम उसको उसके पीछे की चीजों से नहीं जानते। हम ये नहीं देखते कि उसने कितनी मेहनत की, कितने वर्षों से, बचपन से ही दिन भर 10-10 घंटे, 8-8 घंटे उसने लगातार बिना एक भी दिन मिस करे प्रैक्टिस की, डाइट के ऊपर कितना कंट्रोल किया, चोट लगी, बीमार हुए, फिर ठीक हुए, फिटनेस की, इतना मेहनत की, इतना स्ट्रगल किया, फेल हुए, बार बार फेल होने के बाद फिर सफलता के लिए कोशिश की। मतलब बैकग्राउंड जानना जरूरी ना। अगर आप बैकग्राउंड जानोगे तब आपको उस व्यक्ति की सफलता के बारे में भी पता चलेगा कि हाँ ये क्यों सफल है, क्यों ये गोल्ड मेडल, क्यों ये ब्रॉन्ज मेडल और ये मेडल जीत पाया, बाकी लोग क्यों नहीं जीत पाए, दूसरे लोग क्यों नहीं जीत पा रहे हैं। और अगर इसने सिल्वर जीता है तो इसको अगर गोल्ड नहीं जीत पाया और इसको अगर गोल्ड चाहिए तो इसको और क्या कर लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या सुधार किया जा सकता है। वो तो आप तभी जानोगे ना जब उसका बैकग्राउंड आप जानोगे, उसके पीछे की चीजें जानोगे, जब उसको तैयार किया जा रहा था, जब वो रेडी हो रहा था। तो अगर वो पता होता तो आपको पता चलेगा कि ट्रेनिंग में कहां कमी रह गई, कि उस कमी को सुधार करके हम इसको और बेहतर पहलवान बना सकते हैं और ताकि ये गोल्ड जीत ले। तो बेसिक का मतलब, कहने का मतलब ये कि आपको उसके पुरानी चीजों को, है ना, उनके जो पहले की जिसमें बनने की प्रक्रिया है, जब वो व्यक्ति तैयार हो रहा था, जो बन रहा था, तैयार प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया के बारे में समझना बहुत जरूरी है। तो हमारे संविधान के संदर्भ में भी सिंपल सी चीज है कि अब जब आप हमारे संविधान को समझना चाहते हैं तो संविधान बनाते समय जो प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया को जानना जरूरी है। संविधान बनाने की प्रक्रिया क्या थी कि संविधान सभा के द्वारा संविधान बनाया गया, और उसमें संविधान सभा में सभी व्यक्तियों ने, सभी वहां के जो हमारे सदस्य थे संविधान सभा के, उन्होंने हर मुद्दे के ऊपर खूब बहस की, चर्चा विचर्चा की। उसके आधार पर अगर हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हाँ, कि लोकतंत्र क्यों आया, अधिकार क्यों आए, समानता क्यों आई, धर्मनिरपेक्षता क्यों आई। और अगर ये आए तो इनमें अभी जो हम ढूंढते हैं कि कमियां क्या हैं, जैसे समान नागरिक संहिता का मुद्दा लेते हैं, कई बार महिलाओं का मुद्दा आते हैं कि महिलाओं को राजनीति में प्रतिनिधित्व नहीं है। हालांकि पंचायती राज में है, स्थानीय स्तर पर है, लेकिन लोकसभा विधानसभा में आपको इतना नहीं मिलेगा। विधानसभाओं में कुछ क्षेत्रों में कुछ जगहों पर आपको मिल गया है, लेकिन उतना नहीं मिला जितना जरूरी है। तो कुछ कमियां हैं, तो इस कमियों के कारण क्या रहे, इनको दूर कैसे किया जा सकता है, ये आप तब जानोगे जब आपको पता होगा कि संविधान बनाते समय जो हमारी बहस हुई उस समय क्या मूल भावना थी, आरक्षण के पीछे क्या मूल भावना थी, कि क्यों आरक्षण दिया गया। अभी हम वर्तमान समय में उन चीजों की आलोचना करना या उनके ऊपर डिबेट करना वो बड़ा आसान समझते हैं, लेकिन उसकी मूल भावना को जानना जरूरी है कि आखिरकार वो लाया क्यों गया। तो वो तभी समझोगे जब उसके बनने की प्रक्रिया चल रही थी, है ना, संविधान सभा में जो बहस थी उसको हम पढ़ेंगे, तभी हमें पता चल पाएगा कि वो उसके पीछे मूल्य बुनियादी चीजें क्या थी और वो कहां तक सही हैं और उसमें क्या सुधार किया जा सकता है आगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं
जो पुराने टाइम की कुछ पिक्चर्स हैं जिसमें किसी मामले पर, विशेष मुद्दे पर चर्चा विचर्चा करते हुए हमारे तत्कालीन समय के नेता आपको दिख जाएंगे। ठीक है, किसी मूल्य को अगर हम संविधान की बुनियाद बनाते हैं तो हमारे लिए यह बताना जरूरी हो जाता है कि यह मूल्य सही है और सुसंगत क्यों है। बिल्कुल सही बात है। अगर हमने हमारे संविधान में एक मूल्य जोड़ा है जिसका नाम है धर्मनिरपेक्षता, है ना। धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह कि हमारे देश में धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, सरकार सभी धर्मों को बराबर समझेगी। तो ये एक मूल्य है। तो ये मूल्य आया है तो ये सही क्यों है, सुसंगत क्यों है, ये बताने की आवश्यकता बहुत जरूरी हो जाती है। और इसको कैसे बताओगे भाई कि धर्मनिरपेक्षता भारत में बिल्कुल सही है? क्यों सही है? क्या केवल आपके कह देने भर से वो सही हो जाएगी, या केवल आपके कह देने भर से वो गलत हो जाएगी? कुछ तो क्राइटेरिया होगा जिससे हम ये साबित कर पाए कि हाँ भैया ये सही है, ये सुसंगत है। तो उसका क्राइटेरिया क्या है? जब जिन लोगों ने इसको बनाया और उन्होंने बनाते समय इसके पीछे जो विचारधारा रखी, जो विचार प्रस्तुत किए, वो इसका क्राइटेरिया हो गया। अब अधिकतर लोगों को इसका विचार पता ही नहीं होता कि संविधान सभा ने धर्मनिरपेक्षता के लिए क्या विचार रखे, क्या पहलू रखे, क्या चीजें बताई। अगर वो चीजें पता होती है तो हम आज के समय में बहुत अच्छे से सेक्युलरिज्म को समझ सकते हैं। तो वो तरीके के विवाद ही नहीं होते कि कट्टर, मैं कट्टर ये धर्म का हूं, मैं कट्टर इस धर्म का हूं, सच्चे फलाना फलाना धर्म के हो तो ये करो, सच्चे फलाना फलाना धर्म के हो तो ये मत करो। ये चीजें होती ही नहीं अगर आप ये चीज, बुनियादी चीज समझते, है ना। तो बुनियादी चीजों को समझना जरूरी है। और कोई जो मूल्य, जो संविधान की बुनियाद है, तो उसको समझना भी जरूरी कि वो संगत क्यों है, सही क्यों है। और इसके बगैर संविधान के निर्माण में किसी मूल्य को आधार बनाना एकदम अधूरा कहा जाएगा। फिर से आते धर्मनिरपेक्षता पर। तो जैसे संविधान सभा में बहस हुई तो क्लियरली बताया गया कि भाई भारत में कोई एक धर्म तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि केवल एक ही धर्म के लोग रहते हो। भारत में तो भाई सारे देश के, पूरे विश्व के जितने भी प्रमुख धर्म है, सभी धर्मों के लोग भारत में हैं। और ऐसा भी नहीं है कि बाकी धर्म के लोग इक्का दुक्का, बहुत बड़ी संख्या में हैं। तो ऐसे में अगर एक ही धर्म को मानोगे अगर राष्ट्र का धर्म, तो बाकी धर्म वालों अपने आप को कट ऑफ फील करेंगे, लेफ्ट आउट फील करेंगे, उनको अपने देश में सुरक्षा महसूस नहीं होगी। भारत की जो एकता है, विविधता है, डाइवर्सिटी है, वो टूट जाएगी, आपस में द्वेष रहेगा, देश कभी एक होकर के काम नहीं कर पाएगा, प्रशासन नहीं चल पाएगा, आपस में ही उलझे रह जाएंगे। और ना केवल हमारे देश में विविधता धर्म के आधार पर है, बल्कि जाति, भाषा, क्षेत्र, उसके आधार पर भी है। तो ऐसे में हमने ऐसा रास्ता अपनाया जिसमें सभी लोगों को बराबर अधिकार मिले, समानता मिली। साथ ही किसी भी धर्म को हमने विशेष भूमिका नहीं दी, सबको हमने बराबर समझा, धर्मनिरपेक्ष बना दिया। तो ये चीजें जो है, ये कहां से निकली? ये संविधान सभा में बहस हुई इन चीजों के ऊपर, बाकायदा खूब बहस हुई कि भाई अगर आप केवल हिंदू धर्म को भारत का धर्म बनाओगे तो बाकी धर्म के लोगों क्या करेंगे? फिर उन दोनों के बीच में फिर से दंगे होंगे, आपस में लड़ाई झगड़ा होगा, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का मामला उठ जाएगा, देश तो विकास ही नहीं कर पाएगा, दंगों में रहेगा, टूट जाएगा, और अंग्रेजों की तरफ फिर से कोई ना कोई दूसरी बड़ी शक्ति आकर के हम पर कब्जा कर लेगी। तो ऐसे हर मामले में, हर चीज में तर्क वितर्क बहुत हुए, और उन्हीं तर्क वितर्क से ही हमें यह समझ में आ पाया कि हमारे संविधान का निर्माण में ये मूल्य क्यों सही है। संविधान के निर्माताओं ने जब भारतीय समाज और राज व्यवस्था को अन्य मूल्यों के बदले किसी खास मूल्य समूह से दिशा निर्देशित करने का फैसला किया, तो ऐसा इसलिए हो सका क्योंकि उनके पास इस मूल्य समूह को जायज ठहराने के लिए कुछ तर्क मौजूद थे। भले ही इनमें से बहुत से तर्क पूरी तरह से स्पष्ट न हो, चाहे संविधान निर्माताओं के तर्क कितने भी कच्चे और अनगढ़ क्यों न हो, यह कल्पना करना मुश्किल है कि संविधान में अंतर्निहित मूल्यों को जायज ठहराने के लिए उनके पास तर्क नहीं थे। सिंपल सी चीज यही बताते, ये पूरा का पूरा इतना बड़ा पैराग्राफ वो यही बोलता है कि हमारे संविधान निर्माता जो थे, उन्होंने जब भी हमारी राज व्यवस्था में किसी खास मूल्य के आधार पर चीजें समावेशित की, तो वो इसीलिए समावेशित की क्योंकि उनके पास उसको लेकर के कुछ तर्क थे।
जैसे लोकतंत्र को हमने शामिल किया, तो लोकतंत्र को शामिल करने के पीछे हमारे सामने तर्क थे कि भाई जनता का शासन है, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, तो वो जनता के प्रति जिम्मेदार होकर के कार्य करेगी। संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमने चुना, तो उसके पीछे संविधान निर्माताओं के पास तर्क थे कि भाई कितने भी अधिकार हम दे दें, अगर उन अधिकारों की सुरक्षा नहीं प्रदान करोगे तो फिर वो अधिकार व्यर्थ हो जाएंगे, कोई भी सरकार उन अधिकारों को हनन कर लेगी। तो कहने का मतलब हमारे पास, संविधान निर्माताओं के पास हर अवधारणा, हर मूल्य के पीछे जो हमने संविधान में अपनाया उसके पीछे के तर्क उनके पास थे। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ तर्क ज्यादा स्पष्ट ना हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि तर्क थे ही नहीं। जैसे कि समान नागरिक संहिता की बात कर लेते, ये भी एक मूल्य है, संविधान में जोड़ा गया, लेकिन उसको नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया, मौलिक अधिकारों में नहीं जोड़ा गया। क्यों? क्योंकि मौलिक अधिकार जो है वो कानूनी रूप से प्रवर्तनीय है, एनफोर्सिएबल है। नीतिक निर्देशक तत्व जो है वो बाध्यकारी नहीं है, वो राज्य की मर्जी पर छोड़ दिए गए। अब ऐसे में समान नागरिक संहिता के मूल्य को नीति निर्देशक तत्वों में ही क्यों डाला गया? तो उसके पीछे भी उनके पास तर्क थे, और तर्क यही था कि भाई समान नागरिक संहिता होनी चाहिए भारत में, सभी लोगों को बराबर, हर मामले में सभी कानून सभी के लिए इक्वल होने चाहिए। लेकिन नीति निर्देशक तत्व में इसलिए डाला गया क्योंकि तत्कालीन समय की परिस्थितियां ऐसी नहीं थी, इतना हमारे पास फंक्शनरीज, फंड यानी कि पैसा, उसको संभालने वाली, संचालन करने वाली व्यवस्था नहीं थी कि हम समान नागरिक संहिता को तत्कालीन समय में लागू करके बेहतर तरीके से क्रियान्वित कर सके। तो उन्होंने आने वाली सरकारें, आने वाली पीढ़ियों के ऊपर छोड़ दिया कि वो लागू करेंगे। हर तर्क के पीछे, हर मूल्य के पीछे जो उन्होंने संविधान में शामिल किया, उनके पास कुछ तर्क थे। ऐसे ही पंचायती राज को ले लो, आर्टिकल 40 को ले लो। पंचायती राज तत्कालीन समय में तो प्रारंभ हुआ नहीं, लेकिन एक मूल्य था। महात्मा गांधी की व्यक्तित्व, उनकी सोच, उनके राम राज्य से प्रेरित था। लोगों को अधिक शक्तियां और लोकतंत्र में अधिक भागीदारी देने से संबंधित था। एक मूल्य था, एक वैल्यू थी, एक अवधारणा थी, लोगों की भागीदारी, पार्टिसिपेशन, विकेंद्रीकरण की। संविधान में शामिल किया गया, लेकिन उसको भी नीति निर्देशक तत्वों में ही डाला गया। उसके पीछे भी तर्क थे हमारे पास। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि भैया आजादी के समय से ही क्यों नहीं हमें पंचायती राज व्यवस्था जो संवैधानिक अधिकार के रूप में मिला, क्यों 1992 में हमें 73वां और 74वां संविधान संशोधन करके पंचायती राज लाना पड़ा? तो उसके पीछे तत्कालीन समय उस मूल्य को शामिल करने के लिए भी तर्क थे, और उसको बाध्यकारी ना बनाने के पीछे भी तर्क थे। शामिल करने के पीछे तर्क यह था कि समाज के अंतिम व्यक्ति को सत्ता में भागीदारी करने का अधिकार होना चाहिए, तो ऐसे में पंचायती राज बेहतर व्यवस्था है। लेकिन उसी समय प्रारंभ ना करने के पीछे तर्क यह था कि हमारे पास इतना फंक्शन, पैसा नहीं है। वही चीज आ गई कि इतने बड़े भारत में तो लाखों गांव हैं, लाखों व्यक्ति, इनके लिए इलेक्शन कैसे कराओगे, व्यवस्था कैसे सुनिश्चित कराओगे, फेयर इलेक्शन कैसे कराओगे, निष्पक्ष चुनाव कैसे कराओगे, काम कैसे सिखाओगे? क्योंकि उस समय तो हम तो खुद गरीब थे, आजाद हुए थे, नए नए उभर करके आए थे। तो वो तर्क देते हुए हमने इसको भविष्य के लिए छोड़ दिया कि भाई ये जरूरी है, तर्क दिया कि ये जरूरी है, लेकिन वर्तमान समय में इसको हम क्रियान्वित नहीं कर सकते, तो आने वाली सरकारों के ऊपर छोड़ते हैं, वो यहां से क्रियान्वित करें। तो बाद में किया, है ना। तो कहने का मतलब हर मूल्य को, जिस भी मूल्य को हमने संविधान में डाला, उसके पीछे कोई ना कोई तर्क संविधान निर्माताओं का रहा, और उसी तर्कों के आधार पर आगे काम करा। संविधान के अंतर्निहित नैतिक तत्व को जानने और उसके दावे के मूल्यांकन के लिए संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन का नजरिया अपनाने की जरूरत है। ऐसा करना इस वजह से भी जरूरी है ताकि हम अपनी शासन व्यवस्था के बुनियादी मूल्यों की अलग अलग व्याख्याओं को एक कसौटी पर जांच सकें। सिंपल सी बात है, भारत में जब भी आप किसी भी शासन व्यवस्था का कोई भी मूल्य देखोगे या कोई भी पंक्ति देखोगे, कोई भी बिंदु देखोगे, तो उसकी अलग अलग व्याख्याएं आपको देखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि एक ही व्याख्या मिलेगी। हो सकता है एक ही बात की व्याख्या अलग अलग किस्म से अलग अलग लोग करते हों। जैसे मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर एक वर्ड इंग्लिश में लिखूंगा, इसको समझना। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर एक वर्ड लिखता हूं जिसका नाम है PITEGA, ठीक है, तो हो सकता है एक व्यक्ति इसको कहे कि ये है पिटेगा,
यानी कि तुम मुझसे पिटेगा, ठीक है। हो सकता है कि एक दूसरा व्यक्ति है वो इसको पिटेगा की जगह कहे पीटेगा, कि तुम मेरे को पीटे। अवधारणा में फर्क हो गया ना, वर्ड तो एक ही है, चीज तो एक ही है, बस इसको व्याख्या करने वाले अलग अलग हो गए। एक को लग रहा है कि इसका मतलब है पीटेगा, एक को लग रहा है इसका मतलब पीटेगा, है ना। यानी कि एक में तो लग रहा है कि खुद पीटने वाला है, दूसरे में लग रहा है कि कोई दूसरा व्यक्ति है वो किसी को और को पीटेगा, समझ रहे हो। तो अलग अलग व्याख्या मिलेगी एक ही चीज की, और भारत का संविधान ऐसा ही है। हर चीज की देखोगे तो न्यायपालिका अलग व्याख्या देती है, विधायिका अलग व्याख्या देगी, कार्यपालिका अलग व्याख्या देगी, अन्य विशेषज्ञ हैं, मीडिया कर्मी है, वो अलग व्याख्या देंगे, पार्टी अलग अलग पार्टी के लोग अलग अलग व्याख्याएं देंगे, एक ही व्याख्या तो देखने को नहीं मिलती है। तो ऐसे में उसको एक कसौटी पर जांचने के लिए आपको उसके राजनीतिक दर्शन अपनाने की जरूरत है संविधान के प्रति। और संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन कब बनेगा, जब संविधान सभा की बहसों को आप सुनोगे कि उसकी बहस में क्या क्या हुआ, क्या क्या बातें की गई, तो आप एक कसौटी पर संविधान के सभी मूल्यों को जान पाओगे। यह बात स्पष्ट है कि आज संविधान के बहुत से आदर्शों को चुनौती मिल रही है। इन आदर्शों को संविधान में सूखे हुए फूलों की भांति सिर्फ रख भर नहीं दिया गया, बल्कि इन पर बार बार अदालतों में जिरह होती है, और ये हमारे राजनीतिक जीवन के अभिन्न अंग हैं। इन पर विविध राजनीतिक हलकों, विधायिका, राजनीतिक दल, मीडिया, स्कूल तथा विश्वविद्यालयों में विचार विमर्श होता है, बहस चलती है और इन पर सवाल उठाए जाते हैं। सेम वही चीज जो मैंने आपको बताई कि हमारे संविधान के अंदर जो बुनियादी प्रावधान है, जो मूल्य हैं जिनको शामिल किया गया, वो एज इट इज नहीं है, उनके ऊपर समय समय पर चर्चा विचर्चा होती रहती है, अलग अलग व्याख्याएं होती रहती है। जैसे कि अभी आपको उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं कि किसान आंदोलन बड़ा सुर्खियों में है, तो किसान आंदोलन को लेकर के भी जो बिल आए हैं, जिन बिलों का विरोध किया जा रहा है, जिन 3 किसानों से संबंधित बिल हैं उनका जिनका विरोध किया जा रहा है, उसको लेकर भी अलग अलग लोगों की अलग अलग व्याख्याएं हैं। हो सकता है कि एक पार्टी की अलग व्याख्या हो, दूसरी की अलग हो, मीडिया की अलग हो, कुछ किसानों की अलग हो, किसी और की अलग हो, समझ रहे हैं। तो ये सारी चीजें अलग अलग चीजें व्याख्याएं मिलेंगी, तो उन सभी व्याख्याओं के ऊपर उनके ऊपर बहस जो है लगातार निरंतर चलती चली जाती है, होती रहती है, और इन सभी आदर्शों की व्याख्या अलग अलग ढंग से की जाती है। कभी कभी अल्पकालिक शूद्र स्वार्थों के लिए इसके साथ साथ चालबाजी भी की जाती है। इसी कारण से इस बात की परीक्षा की जरूरत पैदा होती है, इसको समझते हैं। कई बार आप देखोगे संविधान में प्रावधान कुछ दिया गया, लोग उसका उठाते हैं लाभ अलग तरीके से, समझ रहे हैं। बहुत सारा गलत फहमियां, जैसे कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में आया। अगर आप ईमानदारी से नागरिकता संशोधन अधिनियम पढ़ोगे, और मैं पढ़ाने भी वाला हूँ, इसके लिए मैं एक स्पेशल क्लास अलग से लूंगा, ध्यान से समझना कि उसमें CAA के बारे में बहुत डिटेल में, तो कई बार उसकी व्याख्या देखोगे तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, है ना, अलग अलग तरीके से उसका मिसयूज भी करते हैं। अब जब नागरिकता संशोधन अधिनियम देखोगे तो उसमें किसी व्यक्ति की नागरिकता छीनने का वो नहीं है, बल्कि नागरिकता देने का प्रावधान है। लेकिन बहुत सारे लोग उसका, बहुत सारी पार्टी और बहुत सारे राजनीतिक दल, कई सारे समूह अपने स्वार्थ हितों के लिए, अपने वोट बैंक के लिए, हो सकता है कि उसको इस तरीके से उन्होंने प्रचारित किया कि इससे तो लोगों की नागरिकता छिन जाएगी। और भारत में तो सरकार जो है कट्टर बन गई है, एक ही धर्म का समर्थक हो गया, दूसरे धर्म को, एक खास धर्म को टारगेट किया जा रहा है। तो ऐसा भी था, है ना। लेकिन वास्तविकता में ये चीजें समझोगे कैसे कि भाई ये चीज सही थी कि गलत थी। तो उस चीज को समझने के लिए आपको संविधान के प्रति एक राजनीतिक दर्शन बनाने की आवश्यकता है, संविधान सभा की बहसों के बारे में जानने की आवश्यकता है। कोई भी बिल या कोई भी कानून, कोई मूल्य आता है, उसके मूल चीज को, अंतर्निहित भावना को समझने की आवश्यकता है, खुद से विश्लेषण करने की आवश्यकता है। एक ही चीज को लोग अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। एक बहुत ही फेमस एक कहानी है, एक स्टोरी है, उस स्टोरी से के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं। जैसे 2 व्यक्ति हैं, एक स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं। एक ज्योतिषी थे, एक राजा थे, ठीक है। एक राजा हैं, वो एक किसी प्रसिद्ध ज्योतिषी के पास जाते हैं। अब उस ज्योतिषी के पास जाकर के अपनी कुंडली दिखाते हैं, बोलते हैं बताओ भाई कि क्या क्या होगा। तो वो ज्योतिषी उसको बोलता है, वो जब उसकी कुंडली देखता है तो बोलता है कि महाराज, आपके
परिवार के हर सदस्य की मृत्यु आपके सामने हो जाएगी, एक एक करके आपके सामने आपके सारे परिवार के सदस्य मारे जाएंगे, मरते चले जाएंगे। अब राजा को ऐसा सुना तो उसको गुस्सा आ गया बहुत, और उसने उसको सजा दे दी। उस ज्योतिषी को बताया कि बताओ किस तरीके का, किस प्रकार का ज्योतिषी है ये, मेरे को कह रहा है कि आपके सामने ही आपके परिवार के सारे सदस्य मरते चले जाएंगे। अब जबकि उनकी कुंडली में उसमें लिखा ऐसे था कि राजा बहुत लंबे समय तक जीवित रहने वाले हैं, बात ये थी। लेकिन उसकी व्याख्या उस ज्योतिषी ने अलग तरीके से की। तो उसका बेटा होता है उस ज्योतिषी का, वो उसको पता चलता है कि उसके पिता को इस तरीके से सजा दे दी गई है, तो वो राजा के पास जाता है और राजा को बताता है कि देखो मेरी उम्र तो बहुत कम है, लेकिन मैं बहुत प्रख्यात ज्योतिषी हूँ, तो मैं आपका बताऊंगा, आप बताइए, दिखाइए मेरे को। तो वो राजा का भविष्य फल देख करके बताता है कि महाराज आप अपने परिवार में सबसे अधिक समय तक जीवित रहोगे, सबसे लंबे समय तक जीवित रहोगे। तो उसका मतलब भी यही हुआ कि भाई आप सबसे लंबे समय तक जीवित रहोगे, इसका मतलब आपके परिवार के बाकी सदस्य हैं उनकी मृत्यु आपके सामने ही हो जाएगी। सेम ही चीज उसने बोली, बस उसने व्याख्या अलग कर दी, समझ रहे हो। उससे राजा खुश हो गया, उसको पुरस्कार दिया, और पुरस्कार स्वरूप उस ज्योतिषी ने कहा कि सर कि राजा जी मेरे पिता को छोड़ दीजिए बस। तो उन्होंने उसके पिता को छोड़ दिया। लेकिन बात तो एक ही थी, चीज तो एक ही थी, समझो। उसकी व्याख्या करने वाले अलग हो गए थे। शब्दों का खेल है, बातों का हेरफेर है। एक ने इस तरीके से व्याख्या कर दी कि वो कठोर लग गई, गलत लग गई। एक ने इस तरीके से व्याख्या कर दी कि वही चीज बहुत अच्छी लग गई, खुशी हो गई, इनाम मिल गया। तो यही चीज है, संविधान की अंदर जो बुनियादी मूल्य हैं जिनको समावेशित किया गया है, उनके साथ भी इसी तरीके से काम होता है। अलग अलग तरीके से लोग अपने निजी स्वार्थ के आधार पर उसकी व्याख्याएं करते हैं। ऐसे में उन चीजों से बचने के लिए इसी कारण से इस बात की परीक्षा की जरूरत पैदा होती है कि संविधान के आदर्शों और अन्य हलकों में इन आदर्शों की अभिव्यक्ति के बीच कहीं कोई गंभीर खाई तो नहीं। कभी कभी विभिन्न संस्थाएं एक ही आदर्श की व्याख्या अलग अलग ढंग से करती हैं, सेम वही चीज जो मैंने आपको अभी बताई वही है। हमें इन व्याख्याओं की आपसी तुलना करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। संविधान के आदर्श अपने आप में परम न सही परंतु हैसियत के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मूल्यों या आदर्शों की व्याख्या अलग अलग ढंग से की जाए तो इन व्याख्याओं के बीच विरोध पैदा होता है। सेम वही बात बताइए जो मैंने आपको अभी अभी समझाई कि अगर किसी चीज की व्याख्या अलग अलग तरीके से करोगे तो उनके बीच में विरोध पैदा होगा, ठीक है। और ऐसे में जांचने की जरूरत यह आ पड़ती है कि कौन सी व्याख्या सही है, और इस जांच परख में संविधान के आदर्शों का इस्तेमाल एक कसौटी के रूप में होना चाहिए, है ना। तो कोई भी चीज सही है कि गलत है उसके बारे में निर्धारित करने के लिए हमें संविधान का सहारा लेना है, और संविधान में जो आदर्श दिए गए हैं, जो आइडियल्स दिए गए हैं, उनको आधार बना करके ही हमें देखना है कि कौन सी चीज सही है कि कौन सी चीज गलत है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे नागरिकता संशोधन विधेयक की, नागरिकता संशोधन अधिनियम की 2019 वाले की, तो उसके बारे में ये जानना है कि वो सही है कि गलत है, तो संविधान को देखो। अगर वो गलत होता, खराब होता, तो सुप्रीम कोर्ट उसको निरस्त कर देता या असंवैधानिक ठहरा देता। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट, जो कि संविधान का रक्षक, संविधान का व्याख्या करता है, वो उस एक्ट को खारिज नहीं कर रहा, उस एक्ट को असंवैधानिक घोषित नहीं कर रहा, इसका मतलब उसके बारे में सही बात करने वाले लोगों की व्याख्या सही है, उसके बारे में दुर्भावना प्रस्तुत करने वाले या दुष्प्रचार करने वाले लोगों की व्याख्या गलत है, समझ रहे। लेकिन अगर वहीं पर अगर सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज कर देता, तो ऐसे में आपको पता चलता कि जो विपक्ष के लोग, जो समूह जो इसका विरोध कर रहे थे, उनकी व्याख्या सही है, और सरकार जो इसका प्रचार कर रही थी, समर्थन कर रही थी, उसकी व्याख्या गलत है। कसौटी कहां आई? संविधान का बुनियादी आदर्श आया, संविधान आया ना, कॉन्स्टिट्यूशन आया। तो किसी भी चीज को सही या गलत देखना है तो उसके लिए हमें संविधान का मूल आदर्श, बुनियादी आदर्श देख लेना है। और इस लिहाज से हमारा संविधान एक पंच की भूमिका निभा सकता है, और निभाता भी है। आपने गांवों में पुरानी कहानियां सुनी होगी, अगर या गांव में रहे हैं या रहते हैं, तो गांव में सरपंच और पंच का कॉन्सेप्ट भी आपने देखा होगा कि कोई छोटा मोटा मामला, अगर कोई विवाद होता है किसी मुद्दे को लेकर के, तो उस मुद्दे को सरपंच और पंच के माध्यम से सुलझा लिया जाता है। पंच परमेश्वर कहानी आपने पढ़ी होगी, भिक्खू और अलगू, दो दोस्तों की कहानी, एक बैल को लेकर के जो कहानी थी उनकी।
अंतिम निर्णय हो जाता है पंच का, वो निष्पक्ष होकर के निर्णय देते हैं, किसी भी पक्ष का साथ या भावना उनके पक्ष में रखते हुए नहीं देते, उनकी भावना केवल संविधान के प्रति रहती है, न्याय के प्रति होती है। तो भारत का संविधान भी ऐसा ही है, जो किसी भी पक्ष के समर्थन में नहीं है, वो सभी को इक्वल ट्रीट करता है, बराबर लेता है। तो किसी भी मामले में अगर उसका निर्णय जानना है तो संविधान को देखना है। संविधान एक पंच के रूप में उभर करके आता है। अगर संविधान का उल्लंघन नहीं हो रहा तो उसका मतलब चीज ठीक है, अगर संविधान का उल्लंघन हो रहा है तो उसका मतलब वो चीज खराब है, गलत है। तो एक पंच के रूप में आपने देखी भूमिका संविधान की। तो अब ये बच्चे आ गए, ये थोड़े से समझदार बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं 11th क्लास में, लेकिन इनकी समझने, सोचने, समझने का स्तर एक यूपीएससी के बच्चे की तरह, एक यूपीएससी एस्पिरेंट की तरह है। और ये सवाल पूछते हैं, क्या इसका मतलब यह माना जाए कि हर संविधान का एक दर्शन होता है या सिर्फ कुछ ही संविधानों में दर्शन होता है? तो ऐसे गजब गजब सवाल निकाल करके लाते हैं, आप भी नहीं सोच पाते होंगे कि भाई यार ये चीज़ तो मेरे दिमाग में आई नहीं, ये तो मैं भूल ही गया या भूल ही गई। यार ये बच्चा इतना इंटेलिजेंट कैसे है, इसके दिमाग में ऐसी चीज़ें कैसे आती हैं? क्या इसके पास 2 दिमाग है, या इसके पास कोई चमत्कारी शक्ति है, या किसी बाबा का कोई चमत्कारी घोल है, इसके पास पाउडर है, चूर्ण है, जिसको खा करके दिमाग बत्ती की तरह जल जाता है? तो ऐसा कुछ नहीं होता है। फर्क ये है कि ये इस चीज़ को गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, समझ विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब आप गहराई में जाओगे तो दिमाग में सवाल आएंगे, फिर आप रोबोट नहीं रहोगे, मशीन नहीं रहोगे कि आपको जो बोल दिया वो करना है। आप एक इंसान की तरह सोचने लगोगे कि हाँ ऐसा है तो ऐसा क्यों, वैसा है तो वैसा क्यों। तो इन्होंने भी सिंपल सा पूछा कि क्या हर संविधान का दर्शन होता है या केवल कुछ ही संविधानों में ऐसा दर्शन होता है? इसका आंसर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। मैं आपके कमेंट देख रहा हूँ, जो मेरे प्यारे मित्र हैं, जितने भी दोस्त हैं, सभी आंसर देंगे इसका। तो इसका एक उदाहरण लेते हैं कि क्या केवल कुछ ही संविधान में होता है या हर संविधान के कुछ मूल्य होते हैं, राजनीतिक दर्शन होता है। तो उसके लिए हम जापान के संविधान को देख लेते हैं एक बार। जापान के बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे। पहले एक बार कमेंट कर दो जरा, कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या सभी संविधान जो हैं उनका कोई दर्शन होता है, कुछ अवधारणाएं होती हैं, कुछ मूल्य होते हैं या नहीं होते, या केवल 1-2 कुछ संविधानों के ही होते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। जापान का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको देखने से पहले इसको हम अगले उसमें करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? 1 सेकंड दीजिए जरा। जापान का जो संविधान है उसको समझना है, तो उसको समझने से पहले थोड़ा सा डिटेल में जाने की जरूरत पड़ेगी। तो हम चाहते हैं कि उसको हम अगली क्लास में करें, ताकि आपके लिए ज़्यादा लंबी क्लास ना हो। बहुत सारे दोस्त बड़े जल्दी परेशान हो जाते हैं, थोड़ा सा डिटेल में चीज़ें जाते हैं, तो थोड़ा सा चीज़ को, इस क्लास को 2 बार देखने की ज़रूरत आपको पड़ेगी, इतना मैं मानता हूँ। 1-2 बार देखेंगे तो आपको भविष्य में इस तरीके की चीज़ों को लेकर के समस्या कभी भी उत्पन्न नहीं होगी। अगली क्लास ज़रूर जल्दी ही अपलोड होने वाली, जल्दी ही अपलोड हो जाएगी। अब रेगुलर क्लासेस रहा करेंगी, ठीक है? तो आप मेगा मैराथन क्लासेस का वेट कीजिए, एम लक्ष्मीकांत की आने वाली है, और 11th क्लास की भी एक मेगा मैराथन आने वाली है। 6 से लेकर 10th क्लास की एनसीईआरटी की हो चुकी है 30 घंटे की मेगा मैराथन। 32 घंटे की वो आंतरिक सुरक्षा की एक 31 घंटे की क्लास है, वो भी हो चुकी है। और 22 घंटे की एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध की क्लास है, वो भी हो चुकी है। उनको जरूर जाकर के यूट्यूब पर देखना, बहुत डिटेल में चीज़ें समझाइए, बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छे से चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अनअकैडमी पर जब भी कोर्स ज्वाइन करें तो ये रेफरल कोड जरूर अप्लाई करना। स्पेशल क्लासेस जरूर देखना, वहाँ पर भी फ्री एक्सेस आपको मिलता है स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी के ऐप पर। तो उसके लिए भी आपको कोड डालना पड़ता है, तो आप यही कोड उसमें अप्लाई करना, LY लाइव, इससे आप फ्री एक्सेस कर पाएंगे। ये 3 ऑप्शनल मैं वहाँ पर पढ़ाता हूँ, लोक प्रशासन, राजनीति विज्ञान और समाज शास्त्र यानी सोशलॉजी, बाइलिंगुअल में पढ़ाता हूँ। ये सारी क्लासेज आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी का कोर्स के लिए कोड याद रखना है, आपकी सफलता का रेफरल कोड है LY लाइव। जोश के साथ बने रहना है, ईमानदारी से आगे बढ़ना है, आपको एग्ज़ाम पास कराने तक पूरा मेरा साथ मिलेगा अगर आप ये रेफरल कोड लगाओगे। और मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को पर्सनली गाइड करता हूँ, मैं ही पर्सनली उनसे कंडक्ट डिटेल कर, उनसे हेल्प, उनकी हेल्प मैं करता हूँ। कभी मैं क्लास में बिजी हुआ तो मेरा फ़ोन जो है ज़रूर टीना जी रिसीव करती, मेरी मैनेजर। लेकिन
अगर आपको मेरे से बात करनी होती है तो फिर वो मेरी बात आपसे करवा देती है, मैं आपसे डायरेक्टली बात करता हूँ। कई बहुत बार देखोगे तो मैं ही कॉल भी आपका अटेंड करता हूँ। तो वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए तो उसके लिए आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला। यहाँ से आपको PDF भी मिल जाएगी सभी क्लासेस की, सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, क्योंकि क्लास स्टार्ट होने से पहले यहीं पर लिंक डाला जाता है, शेयर किया जाता है। यूट्यूब से नोटिफिकेशन नहीं आता है आपके पास, लेकिन यहाँ से आपके पास आ जाएगा। साथ ही मेरी डिटेल्स भी मिल जाएंगी, मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर पाएंगे सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद मैं आपको प्रॉपर पर्सनली गाइड करता रहूंगा। तो इसलिए जब भी कोर्स ज्वाइन करें तो इस रेफरल कोड से ज्वाइन करना, LYLIVE। तो आपको फीस में डिस्काउंट के साथ साथ मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिलती रहेगी, ठीक है। तो अगली क्लास जल्दी स्टार्ट होगी, तब तक बने रहना है, पुरानी सारी क्लासेस को देख लेना है, कॉन्टेक्ट में रहना है, टच में रहना है। जब भी कोर्स ज्वाइन करें तो ये ही कोड अप्लाई करने की कोशिश करना है, क्योंकि एक टीचर अगर आपको पर्सनली गाइड करता है उससे बड़ी चीज कुछ नहीं है। और मैं मेरे सभी स्टूडेंट्स को पर्सनली ही गाइड करता हूं, ये ध्यान रखिएगा। मैं बहुत डिटेल में आपके साथ एंड तक बना रहता हूं, एग्जाम पास होने तक गाइड करता हूं। तो वो पर्सनल गाइडेंस अगर आपको चाहिए, सिर्फ टीचर की चाहिए, तो आप इस रेफरल कोड को अप्लाई कर देना, आप डायरेक्ट आपको मेरी गाइडेंस मिलेगी। पहले अगर जानना है, कुछ और चीज़ें जाननी है, तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर मेरी डिटेल्स हैं, वहाँ से आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मिल जाएंगी, मेरे को बात कर लेना, मेरे से कॉल डायरेक्ट आप कर पाएंगे। चलिए, तो आप सभी को बेस्ट विशेष, आप सभी को शुभकामनाएं, आप सबको वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, लेट्स क्रैक इट।